सो राइटिंग स्किल्स के लिए वेलकम एवरीवन, दिस इज आवर फर्स्ट क्लास. सो आई एम जस्ट मेकिंग अ क्विक रिवीजन. अभी तक हमने क्या 3 पॉइंट्स पढ़े हैं पिछले 5 मिनट में. फर्स्ट इज टेंस. टेंस का मतलब ये मुझे बताया है बच्चों ने कि हम जब लिखना शुरू करते हैं तो उनके हिसाब से, ये आप बता रहे हैं, मैं नहीं बता रही क्या इंपॉर्टेंट है, आपके हिसाब से टेंस इंपॉर्टेंट है. दूसरा वोकेबलरी इंपॉर्टेंट है. तीसरा पॉइंट है कनेक्टिविटी. जी हाँ, कनेक्टिविटी का क्या मतलब है? नाम की जो आपने फर्स्ट सेंटेंस लिखा उससे सेकंड सेंटेंस मिलता जुलता होना चाहिए, अलग एकदम डिफरेंट पॉइंट नहीं आता ना चाहिए. ठीक. चौथा पॉइंट कनिष्का ने बोला था फॉर्मेशन. फॉर्मेशन से क्या मतलब है कनिष्का? मैम फॉर्मेशन से मतलब है कि हमारे मैम जो हम सेंटेंस लिख रहे हैं वो सही हो, जैसे कि या तो टेंस हो, एक्टिव पैसिव में मैम मॉडल्स भी हम यूज कर रहे हैं तो वो सही लिखे मैम. ओके. सेंटेंस फॉर्मेशन देखो, अब मैं ये सारी चीजें आपने खुद बोली है और ये सारी चीजें सही है, तो फिर गलत क्यों लिखते हो? नाम अगर क्योंकि सब हमें यूज़ करना नहीं आता. गलत इसलिए लिखते हो क्योंकि तुम्हें थ्योरी पता है, तुम्हें प्रैक्टिकल तो पता ही नहीं है. ग्रामर पढ़ लिया है और ये नहीं पता है कि यूज कैसे करना है उस ग्रामर को. करेक्ट. यस सबसे मैम. पहली चीज, टेंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन राइटिंग स्किल में केवल टेंस काउंट नहीं होते. जो तुम लोग वन वन काउंट करके लिखते हो कि एक टेंस लिख लिया है, ठीक है, उसके बाद अगला टेंस में भी पूरा फोकस हेल्पिंग वर्ब के ऊपर है. किसी को वो भी नहीं आता है तो लोग रैंडम हेल्पिंग वर्ब लिख रहे हैं. लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि राइटिंग स्किल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टोरी लाइन. तुम्हारे दिमाग में एक स्केच होना चाहिए कि तुम क्या लिख रहे हो. जब तक तुम ये नहीं सोचोगे कि तुम लिख क्या रहे हो तो तुम लिखोगे क्या? तुम लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? अगर मैं बोलूं कि अभी अभी लिखना है आईएलसी के बारे में, तो तुम पहले लिखना शुरू कर दोगे. पहली लाइन तो लिख लोगे कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ आईएलसी, आईएलसी इज इन ग्रेटर नोएडा गुड इंस्टीट्यूट. फिर बैठ जाओगे कि अब आगे क्या लिखूं. फिर जो भी थॉट अगला आ जाएगा वो लिख दोगे. फिर उसके बाद फिर बैठ जाओगे. फिर जो अगला थॉट आ जाएगा वो लिख दोगे. ऐसे ही करते हो ना? यस मैम. तो क्या इससे ये कनेक्टिविटी हुई कि जो मन में आ रहा वो लिख रहे हैं, बेसिकली बस इंग्लिश बनानी चाहिए? नो मैम. सबसे पहले क्या किया जाता है जब भी हम लिखते हैं कोई भी चीज, सबसे पहले अपने दिमाग में एक बेसिक स्केच लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू राइट अबाउट आईएलसी, सबसे पहले मैं क्या करूंगी, अपने माइंड में या कॉपी में पेंसिल में कहीं से फ्लो चार्ट बनाऊंगी. ठीक है, इंस्टीट्यूट है, एड्रेस किधर है, ठीक है, क्या क्या सब्जेक्ट्स देते हैं ये, सब्जेक्ट्स के अलावा भी पिछले 5 इयर्स में क्या क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, लगभग कितने स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, क्या ये कंपटीशन का कराते या नहीं कराते. कैन यू सी द कंटेंट दैट आई एम मेकिंग हियर? यस मैम. नाउ व्हेन यू नो द स्केच, तुमको लगता है कि क्या तुमको इतने सिंपल सेंटेंसेस भी नहीं आते कि तुम इसके ऊपर एक पैराग्राफ बना सको? तुम लोगों का पैराग्राफ ना चाहते हुए भी एक्सेसिव कॉम्प्लेक्स होता है, जिनका मतलब एक लाइन में यूज्ड 6-7 प्रीपोजिशंस यूज करके भी नहीं निकलता है. हर तरह की प्रीपोजिशन यूज होती है तुम लोगों के पैराग्राफ में. आई वॉन्टेड टू टेल दिस टू माई फादर दैट आई विल बी लेट टू द पार्टी. इतना बड़ा बड़ा लिखते हो ना तुम लोग. 3 बार टू लगा दिया. मैं बहुत बार चेक करती हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ कि लंबे सेंटेंसेस बनाते हो, उसके बाद फिर कुछ नई चीज लिखना शुरू कर देते हो. तो एक चीज सबसे ज्यादा ध्यान रखो, बोलते वक्त भी और कहते वक्त भी, मतलब यानी लिखते वक्त भी, कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके दिमाग में एक स्टोरी होनी चाहिए कि आप क्या बात कर रहे हैं. और यही रीजन है कि जितने भी बड़े लोग हैं या जहां भी आप ये सब वोकेशनल कोर्स करने जाते हैं, वो आपको एक बात सिखाते हैं, पॉजेज ले लेके बोलो. करेक्ट. धीमा बोलो. धीमा बोलने से क्या होता है, व्हेन यू स्पीक इन अ रैशनल लॉजिकल मैनर, उसमें यू गेट इनफ टाइम, आपको ब्रेन को इनफ टाइम मिलता है टू फॉर्म न्यू सेंटेंस. तो बोलने के लिए की पॉइंट वन ये है दैट अवर स्पीड शुड नॉट बी टू मच. जो वोकेशनल के लिए, वो मैं भी अलग से बताऊंगी कि वोकेशनल के लिए पहली चीज होती है दैट वी शुड नॉट स्पीक सो, यू नो,
फास्ट, क्योंकि अगर हम फास्ट बोलेंगे तो थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब होती है, उससे थॉट डिस्टर्ब होता है, उससे कंटेंट डिस्टर्ब हो जाता है और हम रैंडम बड़बड़ करते हैं। कोई लोग तो पैनिक अटैक आ जाता है और अटक ही जाते हैं, आ और खत्म। अगर आप धीमे बोलेंगे, धीमे बोलते वो सोचते जाएंगे, तो आपके ब्रेन में आपको क्या लगता है, सिंस आपको अंदर से लगता है कि मैं शायद ना बना पाऊं इतने सारे सेंटेंसेस, तो आप जल्दी से बोल के जल्दी से खत्म करना चाहते हो किसी भी टॉपिक को, करेक्ट? जल्दी से बोले जल्दी से खत्म हो जाएगा, देन इट विल बी ओवर। ये सीखने वाली चीज है कि इट्स अ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज। जो आप बोल रहे हैं वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए, और उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप स्पीड पर कंट्रोल रखें। अगर आप कम स्पीड में बोलेंगे, इसका ये मतलब नहीं कि आपको इंग्लिश बोलना नहीं आती, जो हम में से बहुत सारे लोगों का एक मिथ है, ठीक है? आप कम स्पीड में बोलते हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी फॉर अ स्पीकर, जो सुनने वाले को बहुत जल्दी और मतलब उसको एकदम इजीली समझ आता है। मैं जो भी आप धीमे धीमे बोलते हो, सुनने वाले को भी इजीली समझ आते जाता है। ही डज नॉट नीड टू मेक एन एफर्ट। व्हेन ही डज नॉट नीड टू मेक एन एफर्ट, ही विल बी अ गुड ऑडियंस। आपकी बातों पे वो अटेंशन पे करेंगे, एंड व्हेन ही विल बी अ गुड ऑडियंस, आप ऑटोमेटिकली यू विल बिकम अ गुड स्पीकर। जब भी अभी आप घर पर बोले, स्कूल में बोले, वाइवा में बोले, धीमे बोले, स्लो बोलो, और स्लो बोलने के साथ साथ अपने दिमाग में एक स्टोरी लाइन भी क्रिएट करते जाओ उसी समय, बिकॉज नाउ यू हैव टाइम दैट यू कैन थिंक कि अगला मैं क्या बोलूं। धीमे बोलो, और ये प्रैक्टिस से आएगा। पहली बार तो बहुत ही धीमे बोलोगे, बैलगाड़ी की स्पीड से चलोगे। थोड़ा देर बोलते बोलते 10-15 दिन में तुम मालगाड़ी की स्पीड से चलने लगोगे। फिर थोड़े टाइम के बाद में ये आ जाएगा तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी कि तुम एक नॉर्मल ट्रेन की स्पीड में बोलो, और उतना ही जरूरी होता है। ना तो मालगाड़ी बनना है, ना तो बुलेट ट्रेन बनना है कि बस बोलते ही जा रहे और किसी को समझ नहीं आ रहा है। वाइवा में ये चीज सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए मैंने बोलने के पर्पज से ये चीज बताई। राइटिंग के पर्पज से तुम लोगों की बात से मैं एग्री करती हूँ कि अगर आपके दिमाग में एक स्टोरी लाइन ऑलरेडी है, तो उसके अलावा ये टेंस, वोकेबलरी, कनेक्टिविटी, फॉर्मेशन, ये इम्पोर्टेंट है। अभी तक मैंने कुछ नहीं सीखा है। नाउ लेट मी जस्ट चेक दिस कि क्या जो हमने सोचा है, क्या इससे ही हमारी जिंदगी आसान नहीं हो जाती? एक लेटर है, किसके बारे में लिखना है बताओ, तुम्हारी अपनी मर्जी का टॉपिक। हाँ, किस समीक्षा मैम। मेरे ऊपर लिखना है? ओके। एक लेटर है जो समीक्षा मैम के ऊपर लिखना है, वेरी नाइस। ठीक है, अब ये लेटर लिखने से पहले जो भी इंटेलिजेंट इंसान होगा वो ऐसे फटाफट एक गोला बनाएगा। ये बनाएगा क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं, ठीक है, कितना एज है, ठीक है, उसके अलावा क्या क्वालिफिकेशन है, कितने मैम साल आपने की, आपकी एज नहीं बताई। क्या एक्सपीरियंस है, क्या लगता है मेरी एज कितनी होगी? 33। मैम 28 या 27। 33? डू आई लुक दैट ओल्ड टू यू? जिया, तुमने आज मेरा दिल तोड़ दिया। हाँ, मैंने तो मम्मी की एज से गेस करा। मैम 25 अबव और मैम 30 से नीचे, 30 बिलो। माई एज इज एग्जैक्टली 29, मार्कशीट में 28। ठीक है, इतना बूढ़ा मत करो यार। लेकिन कोई बात नहीं, तुम लोगों को अलाउड है, तुम लोग वैसे भी कहाँ इतने ज्ञानी हो, नन्हे मुन्ने बच्चे हो। तभी तो अभी सबसे पहले ये सब आता है, लेकिन हमारे बच्चे इतने भोले, इनको पता ही नहीं लिखना क्या है, प्रॉब्लम ये है। ये सब पढ़ लिया है इन्होंने, लेकिन अब ये बैठे हुए हैं कि हम क्या लिखेंगे। सब्जेक्ट, एज, क्वालिफिकेशन, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे एट्रीब्यूट। और तुम लोग भी तो कुछ सोचो, दिमाग लेके मैम बैठे। जेंडर। हाँ, मैम जेंडर, जेंडर। समीक्षा वेरी। मैम लिखा, मैम लिखा है तो मैम फीमेल ही होंगी ना। अरे ये मैं बताऊंगी इसमें क्या गलत सोचा। और बिहेवियर। बिहेवियर, वेरी गुड। और मैरिटल लाइफ। हाँ, चलो मैं राइटर स्टेटस। और तुम लोग मैम बताओ। हाउ डज शी टीच? हाँ, टीचिंग मेथड। मैम एक्सपीरियंस। मैम जॉब। मैम एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस तो लिख दिया था। और ठीक है, इसमें कुछ चीजें हैं जो मैं बोलूंगी।
मैम देखो जैसे फिजिकल एक फीचर। फिजिकल फीचर, ओके, और कुछ? मैम एड्रेस। एड्रेस, वेरी गुड वेरी गुड। फोन नंबर। वही चीजें बोलना चाह रहे हो जो मैं सिखाऊंगी अभी तुम लोगों को। अच्छा, और? ईमेल आईडी। ठीक है, ईमेल आईडी, और? ऑफिस मैम एड्रेस। फैमिली। family। अरे नए बच्चों में भी कुछ बोलो, करेंगे कहेंगे कि ये तो इन्फॉर्मेशन का पहाड़ बना रहे हैं, हम क्या करें अब इसमें। देखो, बहुत बोल दिया, ठीक है। अब एक लेटर लिखना है समीक्षा मैम के ऊपर, ये एक राइटिंग एक्सप्रेशन है तुम लोगों के लिए। अगर सब्जेक्ट की नीड ये कहती है कि सब्जेक्ट का लेटर का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मल होना चाहिए, तो क्या, पहली चीज तो किसी भी स्टेट में कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन बार बार किसी पैसेज में हमें नहीं देनी चाहिए जो सेल्फ एविडेंटरी है। यानी कि कभी कभी आप ऐसी चीज भी लिख सकते हैं जिसकी जरूरत ही नहीं है वहां पर, और वो चीज आपको बार बार, से पॉल्यूशन, 10 बारी वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया पॉल्यूशन। अब प्रॉब्लम है कि पैसेज दिया है कॉजेज ऑफ पोल्यूशन बताइए, यानी पोल्यूशन ऑलरेडी है, उसके रीजन बताइए। आप बोल रहे हैं बार बार पोल्यूशन इज अ बिग प्रॉब्लम, पोल्यूशन इज अ बिग प्रॉब्लम, पोल्यूशन इज अ बिग प्रॉब्लम। तो ये वही बात हो गई जैसे समीक्षा के आगे मैम लगा हुआ है और आप बार बार पैसेज में उनका जेंडर लिखे जा रहे हैं। इज दैट साउंड गुड टू यू? नो मैम। नो मैम। नहीं ना, एक मिनट वेट करो फिर। तो तुम लोग अभी इसमें छाटोगे कि क्या क्या चीज हमें एक अच्छे फॉर्मल पैराग्राफ में लिखनी चाहिए, क्या नहीं लिखनी चाहिए। एक्सरसाइज है, इसको नंबर 1 डाल के करो। आई बी बैक इन अ मिनट। ओके मैम। पहले हम ये पता करेंगे कि हमें लिखना क्या है, तब लिखना शुरू करेंगे। ओके, आई एम बैक। कर लिया मेरे यस प्यारे मैम। बच्चों? Yes, यस ma'am. मैम। मन से सीख रहे हो ना तुम लोग? मेरा यस पप्पू तो नहीं मैम। बना यस रहे हो? मैम। सो रहे हो मैम क्लास बिल्कुल नहीं, आपका नाम बहुत रोशन करेंगे। में? पता लगा मैं सुबह सुबह संडे को 11 बजे उठ करके बच्चों को पढ़ा रही हूँ कि मेरे बच्चे तो मेरा नाम रोशन करेंगे। बच्चे कह रहे हैं, हम यस यस बोल रहे हैं, पीछे सो रहे हैं, खा रहे हैं, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। संडे है, ये तो सिलेबस में भी नहीं है, हमें नहीं पढ़ना। दिमाग में कोई ऐसा सोच रहा है ना, बहुत पिटेगा। अगर मन में सोच भी रहे हो तो सामने नहीं ये चीज बिल्कुल करनी है।
पढ़ो, धीरे धीरे जब लिखने लगोगे तो कितना मजा आएगा देखना। अब देखो क्या है, ये तो एक बहुत रैंडम टॉपिक हमने लिया है, लेकिन टॉपिक तो हमेशा रैंडम ही होता है, करेक्ट। जब आप कई सारे टॉपिक्स को कर लेंगे 10th के या 9th के, तो फिर टॉपिक सिमिलर लगने लग जाते हैं, क्योंकि वही टॉपिक स्कूल में आ जाते हैं, फिर वही टॉपिक कोचिंग में आ जाते हैं। लेकिन अगर बात तो तब है जब कोई भी रैंडम टॉपिक आपको दे दिया जाए और आप ये सोच पाए कि क्या रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए। अब यहाँ बैठी ऑडियंस मुझे बताए कि समीक्षा मैम की एज ज्यादा इम्पोर्टेंट है या उनका बिहेवियर ज्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर मैम Ma'am, बिहेवियर। behavior. ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जो हम ऑलरेडी एलिमिनेट कर सकते हैं फॉर राइटिंग अ क्वालिटी पैराग्राफ, करेक्ट। हम यहाँ पर यस मैम। इंग्लिश लिखने से ज्यादा क्या फोकस कर रहे हैं, क्वालिटी राइटिंग, क्योंकि इंग्लिश तो आप एनी वे लिखते हैं, आई एम अ गर्ल, आई एम अ गर्ल करके किसी पैराग्राफ में 10 बार ही लिख दोगे तो 10 सेंटेंस ऐड हो जाता है। लेकिन क्वालिटी पैराग्राफ के लिए हमें अच्छे से पता है कि हम ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से, यानी रीडर के पर्सपेक्टिव से समीक्षा मैम क्या सब्जेक्ट पढ़ाती है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मे बी कॉन्टैक्ट कोई उनको करेगा तो फोन नंबर और ईमेल आईडी भी इंपॉर्टेंट है, बट क्या उनका एड्रेस इंपॉर्टेंट है, No, नो ma'am. मैम। क्या उनकी फैमिली में कौन कौन है ये इंपॉर्टेंट है। No, मैम ma'am. ऑफिस एड्रेस हो सकता है क्या? ऑफिस एड्रेस हो सकती है, ठीक है, यस मैम। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलो, क्या वो उनका एज कितना है ये इंपॉर्टेंट है क्या, नो No, मैम। ma'am. No, ma'am. उनका एक्सपीरियंस कितना है क्या ये इंपॉर्टेंट है, Yes, यस ma'am. Yes, मैम। ma'am. बिहेवियर कैसा है ये इंपॉर्टेंट है। Yes, यस ma'am. मैम। इंग्लिश सीखने के लिए वो शादी हुआ उनका या नहीं हुआ ये इंपॉर्टेंट है क्या। नो No, मैम। No, ma'am. ma'am. चलो, मुझे लगा ऐसा कोई स्टीरियोटाइपिकल भी है कि नहीं, अभी शादी होगी जिसकी उसे तो पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है, उनको बस खाना बनाने दो, ठीक है, ऐसा तो नहीं कोई सोच रहा है। क्या बात है कि आई एम फॉर वीमेन एम्पावरमेंट, जो खाना बना सकता है वो कुछ भी कर सकता है, करेक्ट। टीचिंग मेथड यस मैम। इम्पोर्टेंट है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखो, इनमें से कुछ चीजें हैं तो ये तो पता चल गया, आपको खुद पता है बेटा, मैंने आपको नहीं सिखाया, यू ऑलरेडी नो दैट इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। कोई भी नॉर्मल कॉमन सेंस में बच्चा जो पढ़ रहा है, ही और शी नोज कि ये चीजें हमें लिखनी चाहिए, ठीक है। और ये जब बातें तब आपको पता चलती है जब आप तुरंत लिखना नहीं शुरू करते। जब भी आपको कोई टॉपिक दिया जाता है तो उस तरह का फ्लो चार्ट बनाते हैं। अब एक और स्टेप ऊपर जाते हैं, अगर आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा तो आप इनमें से किन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। Ma'am, experience or teaching method. वेरी गुड। क्वालिफिकेशंस। आप इनमें से अब ये भी समझ आता है कि अगर मैं ऐसा पैराग्राफ लिखूं दैट प्रूव दैट समीक्षा मैम इज अ वेरी, लेट अस सपोज, बैड टीचर, ठीक है, अभी गुड टीचर क्यों करना है, बैड टीचर उल्टा, तो फिर क्या होगा, सबसे ज्यादा फोकस किस, अगर जब यही प्रूफ कर देना है कि समीक्षा मैम अच्छा नहीं पढ़ाती, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन मार्क लगेगा उनके टीचिंग मेथड के ऊपर, करेक्ट। फिर यस आएगा मैम। उनके बिहेवियर के ऊपर, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के ऊपर, करेक्ट। उस यस केस में मैम। ये तीन चीजें इंफॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन क्या इन तीनों में से कोई भी चीज हमारे पैराग्राफ में नंबर 1 पे आ सकती है कि नो मैम। समीक्षा No, ma'am. मैम लिव्स एट दिस प्लेस, उनका ये फोन नंबर है और फिर ये बात करो, नहीं। तो जब हमें पता है कि हमें इन चीजों पे फोकस करना है, तो जब भी हम कभी लिखते हैं, नॉर्मल कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं, सबसे पहली 2 लाइन इंट्रो होती है, यानी वहां पर इंट्रो में हो जाती है लाइन 1, यानी जिसमें आप सिर्फ टॉपिक के बारे में बताते हैं कि किस चीज के ऊपर लिखा जा रहा है। ये वैरी कर जाती है 1 to 2 लाइन में, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है बेटा मेन बॉडी। ये बताओ, ये जो मैंने अभी समीक्षा मैम के ट्रेड्स बताए हैं, क्या ये मेन बॉडी का पार्ट है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस यस मैम। मैम। मेन बॉडी के बाद में आपके साथ में आती है एक्सटेंडेड पार्ट। एक्सटेंडेड पार्ट वो पार्ट है जो हमारा वर्ड लिमिट तो बढ़ा रहा है, यानी वर्ड का, सॉरी, वर्ड लिमिट नहीं, वर्ड काउंट तो बढ़ा रहा है, लेकिन वो इतना रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं है कि उसको हम सबसे टॉप पर रखें, इसीलिए हमने उसको बॉटम पे रखा हुआ है। जैसे इसमें इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, आई लाइक हर वेरी मच, या फिर I hope to study from her neck in all my coming years, या फिर I
आई एम गिविंग यू द कॉन्टेक्ट नंबर, यू कैन कॉल हर एंड गेट टू नो व्हाट शी इज टीचिंग, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं। लेकिन जो मेन पार्ट है जिसमें उनका क्या है, मेथड यानी मेथड ऑफ टीचिंग है, जिसमें वो कैसे पढ़ाती है वो आएगा, ठीक है। उसके अलावा उनका एक्सपीरियंस आएगा, ठीक है। फिर क्वालिफिकेशन आएगा, ठीक है। अब ये बताओ इनमें क्या ऑर्डर होना चाहिए? मैम सबसे क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन इसको दिया, अब तुम्हें खुद ही सब पता है। क्वालिफिकेशन ऑफ नंबर 1, एक्सपीरियंस मैम इसको 2 पे मेथड टू ऑफ टीचिंग। नहीं, 2 पे एक्सपीरियंस आएगा, Experience. एक्सपीरियंस 3rd पे आएगा मेथड ऑफ टीचिंग। Teaching. ये दोनों चेंज भी कर सकते हो, इंग्लिश इज नॉट मैथ्स, नोबडी इज गोना सू यू टू द कोर्ट कि तुमने 2 पहले की लिखा 3 बाद में कैसे लिख दिया, ठीक है, या 3 पहले लिख के 2 बाद में कैसे लिखा। हम जहां तक अपने आप को कर पाते हैं थिंकिंग जा सकती है, ये तो केवल अभी लिख रहे हैं। जब लिखने बैठेंगे तो देखो कितना आसान हो गया। अब 2 पे तुम चाहे मेथड को रखो या एक्सपीरियंस को रखो, इतनी बात तो मानते हो कि मेन बॉडी में ये चीजें रखी जाएंगी, यस मैम। ठीक Yes. है। अब जब सब कुछ हमें पता है, समीक्षा मैम के बारे में एक फ्लो चार्ट बना रखा है अपने दिमाग में कि उनका एज कितना है, ये सब तो अब मैटर कर नहीं रहा है, चलो हटा दिया। अब बताओ स्टार्टिंग में अब लिखना शुरू करते हैं। जब लिखने में प्रॉब्लम आएगी तब टेंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्या लिखें स्टार्टिंग के इंट्रो लाइन में? This paragraph is about Samiksha ma'am. Yes, you can write down this paragraph is about Samiksha ma'am, या फिर you can write down Samiksha ma'am is a renowned teacher from ILC, ठीक है। ऐसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन फर्स्ट पैराग्राफ में जनरली हम वो इंफॉर्मेशन देते हैं जिससे हमें टॉपिक के बारे में पता चले, ठीक है। तो समीक्षा मैम इज दी रिनाउंड, रिनाउंड का क्या मतलब होता है बताओ? जानी मानी. पता है सबको? नो मैम। रिनाउंड का मतलब होता है कोई इंसान किसी चीज के बारे में जाना माना होता है, ठीक। इज या जिनको लोग जानते हैं, इज अ रिनाउंड टीचर फ्रॉम ILC, ठीक है। नेक्स्ट में शी टीच 2 सब्जेक्ट। she teaches 2 subjects, इंग्लिश एंड SST। इंग्लिश एंड SST, वेरी गुड। चलो ये 2 लाइन आपके इंट्रोडक्टरी हो गए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि शी टीचर्स इंग्लिश एंड SST मेरे को बॉडी में लिखना है, आप इसमें कुछ और लिख सकते हो, माय फेवरेट मैम है समीक्षा मैम। ये पहली लाइन जनरली इनफॉर्मल में लिख दी जाती है अगर आपको किसी पेरेंट या फिर किसी लोकल रिलेशन के बारे में बताना है, तो दिस इज अलाउड हियर, ठीक है। आप सीधी बात शुरू कहाँ से कर सकते हो? समीक्षा मैम इज अ रेनाउंड टीचर फ्रॉम ILC, शी इज द मोस्ट लव्ड टीचर बाय स्टूडेंट्स और मोस्ट हेटेड व्हाटसोएवर सूट्स योर टेस्ट। यहाँ पर ये दोनों चीजें लिख दिया। अब बॉडी पहुंच गए। क्या हमें ऑलरेडी नहीं पता है बेटा हमें ये कंटेंट में क्या लिखना है? पता है. तो प्रॉब्लम किधर है? किधर है प्रॉब्लम? मेरे को दिखाते क्यों नहीं हो? क्यों लिखते हो मैम ऐसे? ग्रामर में ग्रामर में प्रॉब्लम है। चलो तो मेथड ऑफ टीचिंग में हम कुछ लिखेंगे, ठीक है। अभी नहीं, थोड़ा ग्रामर पढ़ ले फिर लिखे, सही बात है। इतना तो पढ़ लिया। यानी सबसे पहले जब भी हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं, सबसे पहली चीज ग्रामर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है थॉट, कंटेंट, ठीक है। सबसे पहले अपने दिमाग में, जिसका दिमाग तुरंत नहीं चीजें सोच पाता है, बगल में पेंसिल लेकर के फटाफट 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 लिख लो कि क्या क्या चीजें इसमें लिखी जा सकती है। क्योंकि जब आप लिखते नहीं हो तो आप भूल जाते हो, लिखते लिखते जो चीज सोची थी ना वो भूल जाते हो, कुछ और लिख देते हो बॉडी में। उसको देख लो, फिर उसमें से कुछ चीजें फालतू लगे तो उनको कट कर दो, और एक एक अपने माइंड में एक सेटअप बना लो कि इंट्रो में 1-2 लाइन लिखेंगे, मेन बॉडी में 1-2-4-5 लाइन लिखेंगे। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंट्रो लंबा नहीं हो। कुछ लोगों का इंट्रो 4-4 लाइन का होता है। ये सिर्फ पैराग्राफ के लिए भी ट्रू है, ऐसे के लिए भी ट्रू है, लेटर के लिए भी ट्रू है। इंट्रो कभी भी 1 से 2 लाइन या मैक्सिमम 2 से 3 लाइन से ज्यादा नहीं लिखा जाता है, ठीक है। और मेन जो कंटेंट होता है वो मेन बॉडी में इंट्रो के नीचे वाले पैराग्राफ में लिखा जाता है।
जिसमें आप आराम से अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से 8 to 10 लाइंस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आपको और लंबा लिखना है तो आप मेन बॉडी को ही दो अलग अलग पैराग्राफ में डिवाइड कर सकते हैं। ऊपर वाले पैराग्राफ में 5-6 लाइंस, नीचे वाले पैराग्राफ में 5-6 लाइंस। ऐसा क्यों दिया जाता है सहूलियत? सो दैट अगर आपको एक टॉपिक पे 12 लाइन नहीं लिख पा रहे हो तो स्विच कर दो, ऊपर की 4 लाइन किसी चीज के बारे में लिख दो और फिर नीचे के पैराग्राफ में कुछ अलग बात लिख सकते हो। करेक्ट। पैरा चेंज का मतलब क्या होता है? पैरा चेंज का मतलब होता है कंटेंट चेंज, थॉट चेंज। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने ये लिखा केवल कि उनके क्या बिहेवियर्स हैं, वो चीजें हैं, किस तरह पढ़ाते हैं। सेकंड पैराग्राफ में मैंने क्वालिफिकेशंस, यूनिवर्सिटीज या फिर उनके द्वारा पढ़ाए गए स्टूडेंट्स के बारे में लिख दिया कि कौन कौन क्या क्या बन गया। करेक्ट। तो वो तो सोचने का तरीका है कि आप कहाँ तक सोच पाते हैं, वो आपकी क्रिएटिविटी है। लेकिन आपको एक ही पैराग्राफ में एक साथ बहुत सारा कंटेंट नहीं मिल रहा लिखने को तो स्विच कर दो, 4-5 लाइन लिख के फिर कुछ नया लिख दो अगले पैराग्राफ में। ये उन लोगों के लिए काम करता है जो जिनको कंटेंट का प्रॉब्लम हो जाता है, उनको सोचने में दिक्कत होती है। बिकॉज आई एम बिलीविंग कि कोई भी पहली बार में एक ही चीज के ऊपर 10-12 लाइन से ज्यादा लिख पाना टफ होता है। आपको लग रहा है बट टफ होता है। 3-4 लाइन 5 लाइन लिखने के बाद वो रिडंडेंट हो जाता है। तो आप पैराग्राफ चेंज कर लो और एंडिंग में भी 1 to 2 लाइन्स। एंडिंग इज ऑलवेज हैप्पी। सबको हैप्पी एंडिंग पसंद है ना? तो ऐसे Yes. ये वाली एंडिंग नहीं देनी है जिसमें आप सामने वाले इंसान को फोमो दे दे या फिर अपने बेस्ट फ्रेंड को कुछ और फालतू बात कह दे। एंडिंग इज ऑलवेज कैसी? अगर इनफॉर्मल लेटर है सी यू सून टाइप से होनी चाहिए। That it was really nice talking to you after so while. I hope to see you soon. बेस्ट एंडिंग लगती है मेरे को इनफॉर्मल के लिए। ठीक है। अगर टीचर वगैरह के लिए है so this has been ये this was my experience regards my teachers. I hope to taught by her in the coming years and I want to be like her। और जो भी तुम आइडियलाइज करते हो इस तरह की लाइन लिख सकते हो। ठीक है। जो कि अभी छोटे क्लासेस में होता है, अपन लोग की क्लास में तो ये पर्सनालिटी के ऊपर लिखना आता नहीं है। ठीक है। फिर फॉर्मल लेटर है। फॉर्मल लेटर में दो ही तरह की एंडिंग देखी गई है। एक तो ये जब जिसमें आप हल्का प्यार प्यार में धमकी दे रहे होते हो, आई होप दैट यू विल डू समथिंग फॉर इट, है ना? इस तरह की एंडिंग होती है जिसमें क्या होता है, आई होप टू सी अ क्विक रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड, इन होप फॉर योर रिस्पॉन्स, थैंक्स, रिगार्ड्स। ठीक है। या फिर एक और एंडिंग होती है जिसमें आप ये लिखते हो दैट विद ये I hope that with the help of your newspaper, the concerned authorities will take the quick actions, ठीक है, towards the problem. Citizens will be very, क्या होंगे? They will be very, बताओ भैया Happy. word. Happy is a word. Satisfied. Satisfied या obliged towards it. ठीक है। तो इस तरह की जो दो लाइन होती है वो लेटर टू एडिटर में होती है। एक एक हम करके प्लीज आ सकता है, हाँ, प्लीज आ सकता है। प्लीज्ड भी आ सकता है। तो ओके मैम। ठीक है। या फिर आप इस तरह से लिखते हो कि देयर लाइफ विल बी एट ईज, आई होप दैट कंसर्न अथॉरिटीज विल टेक द क्विक एक्शंस आफ्टर रीडिंग दिस एडिटोरियल दैट आई हैव सेंट टू योर न्यूज़पेपर। ठीक है। तो इस तरह की चीजें हमने बहुत फॉर्मल्स में और इनफॉर्मल में देखी है, कई बार देखी है। लिखना भी सीख जाएंगे क्योंकि हमें समझ आ गया है कि एंडिंग 1-2 लाइन की होती है और हमेशा गुडी गुडी होती है। कभी भी एब्रप्टली नहीं छोड़ा जाता कि कुछ लिख दिया और वहीं बंद कर दिया। जैसे पार्क बहुत गंदा है और फिर लिख दिया टेक क्विक एक्शन। ये ऑर्डर दे रहे क्या हम अथॉरिटीज को? नहीं। एंडिंग शुड बी प्रॉपर। आई होप से शुरू होनी चाहिए, अच्छी एंडिंग होनी चाहिए। समझ गए? ओके। चलो, तो हमें ये बात तो समझ आ गई है। आई थिंक तुम लोगों ने नोट कर लिया है कि क्या दिक्कत है राइटिंग में। अब हमें यस केवल प्रॉब्लम समझ आई, लेकिन अब प्रॉब्लम हम सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो समझ आई टेंसेस की, कि सही गलत बनाएंगे, पता नहीं क्या लिख देंगे। दूसरी प्रॉब्लम हमें समझ आई वोकेबलरी की, कि अगर हमारे को वर्ड नहीं मिला तब हम क्या करेंगे। ठीक है। यानी जो बात हम कहना चाहते हैं अगर उसके लिए वर्ड मेरे दिमाग में नहीं आया तो मैं क्या करूँगी। और मैम उसे रिप्लेस किस वर्ड से करेंगे मैम? जो कौन हाँ, से वर्ड ये यूज बात हो भी है सकते हैं? कि ये भी पॉसिबल है कि जो वर्ड है अगर मुझे वो ना आता हो तो उसके जैसा सिमिलर कोई वर्ड आना चाहिए, है ना?
सारी प्रॉब्लम एक एक करके देखी जाएगी। मैम एक और आ सकता है क्या कि मैम ये वर्ड किस किस सेंटेंस में मैम यूज हो सकता है और किसके लिए नहीं? करेक्ट, यही तो तरीका है वोकेबलरी लर्न करने का, कि जब आप एक वर्ड लर्न करते हैं तो उसके सारे मीनिंग लर्न करते हैं। एक बात बताओ, एक इंसान के बारे में 10 चीजें जानना बेटर है या फिर 10 इंसान के केवल नाम पता हो? मैम एक हमें इंसान एक के बारे में इंसान के जानना। 10 चीजें अगर आपको इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ बनाना है, अगर केवल नाम ही जानने का कंपटीशन है तब तो दूसरा ही ट्रू है, लेकिन अगर इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ है तो 10 लोगों के केवल नाम पता होंगे तो उससे तो कोई फायदा नहीं। तो वोकेबलरी ऐसे नहीं बनती है कि हर एक चीज के लिए कोई नया वर्ड होता है। दिस इज स्टूपिडिटी कि हर एक चीज के लिए एक नया वर्ड याद करेंगे। ह्यूमन ब्रेन क्या यही करता रहेगा? ऐसे तो सारी जिंदगी वोकेबलरी ही सीखते रहेंगे। तो क्या कर सकते हैं, जो वर्ड हमें ऑलरेडी पता है उनके सिनोनिम तो सर्च कर ही सकते हो, यस मैम। ठीक है? और Yes. उन सिनोनिम की मीनिंग भी 2-3 होती होंगी, ऐसा थोड़ी ना है। समझ रहे हो? जब उस सिनोनिम पे क्लिक करोगे तो उनकी भी 2-3 और मीनिंग लिख करके आएगी, तो तुमको धीरे यस धीरे मैम। करके पता चलता रहेगा कि इस वर्ड को हम और कहाँ यूज कर सकते हैं। हो सकता है कि ये टफ प्रोसेस हो सकता है इजी ना हो। तो इजी प्रोसेस मैं बताऊंगी, डोंट वरी, ठीक है? तो हमें दो चीज करनी है। पहली चीज तो हमें टेंस पढ़ने हैं, ठीक है? टेंस के साथ केवल टेंस में नहीं मानती, इसमें बीट सेंटेंसेस यानी इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव वाले सेंटेंसेस नॉर्मली वो सब लोगों को आते ही होते हैं। दूसरा है मोडाल्स, ये भी आपको आने चाहिए अच्छे से। उसके साथ आपको एक्टिव पैसिव वॉइस तो आने ही चाहिए, क्योंकि बहुत जगह पर ये लिखे जाते हैं, क्विकली यूज्ड होते हैं, और हमें अच्छे से नहीं आते तो हम गलत ही लिखते हैं। ये बहुत जरूरी है। अगर आप चाहे तो रिपोर्टेड स्पीच अगर आपकी बहुत स्ट्रांग नहीं भी है तो भी आपका काम चल सकता है, क्योंकि डायरेक्ट कोर्ट में कुछ इंट्रोड्यूस ऐसा किया नहीं जाता। लेकिन अगर वो आता है तो और अच्छी बात है। उसके साथ में और क्या चीजें हैं जो आनी ही चाहिए, बताओ? प्रीपोजिशंस, ये जो तुम लोगों ने बेचारा प्रीपोजिशंस का मर्डर किया हुआ है, किसी को भी किसी के भी साथ लगा रहे हो, ये भी बहुत जरूरी है कि ये अच्छे से आता हो, ठीक है? अगर तुम लोगों को ये मोटी मोटी 4-5 चीजें आती है तो मैं ये कह सकती हूँ कि तुम लिख तो बढ़िया लोगे। उसके अलावा केवल इंग्लिश के वर्ड्स आने चाहिए। क्या आना चाहिए? इंग्लिश के वर्ड्स। इंग्लिश के वर्ड्स। लेट मी सी हाउ मच आई कैन हेल्प यू, ठीक है? सबसे पहले इफ वी टॉक अबाउट टेंसेस, टेंसेस का रिवीजन कौन कराएगा? यानी सबसे पहले जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो हम उसे अपने दिमाग में बोलोगे मैम, एक नॉर्मल इंसान तो पहले ये सोचेगा कि वो क्या लिखेगा, लेकिन वो सोचेगा तो हिंदी में, क्योंकि हमारी तो मदर टंग हिंदी है। फॉर एग्जाम्पल मैं सोच भी लूँ कि समीक्षा मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं और उनकी मेथोडोलॉजी मुझे बहुत पसंद है, वो बच्चों से इंटरेक्ट करके पढ़ाती है, ये सब मैंने सोच लिया। अब मैं इसे इंग्लिश में कैसे करूँ? ये है प्रॉब्लम या नहीं है? मैम आपकी आवाज यस नहीं आ मैम। रही। कह रही हूँ कि अगर आपने कंटेंट सोच भी लिया कि समीक्षा मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, उनकी मेथोडोलॉजी मुझे बहुत पसंद है, वो बच्चों से इंटरेक्ट करके पढ़ाती हैं, अगर ये सब मैंने सोच भी लिया तो ये तो मैंने हिंदी में सोचा, इसे इंग्लिश में कैसे लिखूं? बताओ? मैम अगर पहले से मैम इंग्लिश में सोचा जाए तो मैम थोड़ा थोड़ा। पहले से इंग्लिश में कैसे सोचा है तुमने, बताओ जरा मुझे। अब हम देखो, ये तुम लोग लिख लो, ये चीजें हैं जिन पे हम फोकस करेंगे। वोकेबलरी भी सिखाऊंगी मैं, इम्पॉर्टेंट वर्ब जो है वो भी सिखाऊंगी कि कौन कौन सी वर्ब ज्यादा जरूरी है, कौन कौन से वर्ड को आप ज्यादा यूज कर सकते हैं, वो सब भी सिखाऊंगी वोकेबलरी में भी। लेकिन टेंसेस की अगर सबसे ज्यादा बात किया जाए तो जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनके लिए तो ये एक तरह से क्विक रिवीजन है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है कि अगर आपने हिंदी में बना लिया है कंटेंट लेकिन आप इंग्लिश में नहीं लिख पा रहे हैं, तो केवल आपको एक ही चीज में प्रॉब्लम है। जब हमें प्रॉब्लम पता चलेगी तभी तो सॉल्यूशन पता चलेगा। प्रॉब्लम है टेंसेस में, ठीक है? तो दैट विल लीव अस टू टू टॉपिक्स, टेंसेस एंड वोकेबलरी।
एंड सम शॉर्ट ट्रिक्स वोकेबलरी को बढ़ाने के लिए, करेक्ट? ठीक है, सबसे पहले Yes, ma'am. अगर हम टेंस की बात करें, ठीक है, यानी इतनी चीजें आपको या तो यहाँ मेरे से क्लास में पढ़ लेनी है, या अगर आपको लगता है कि नहीं मैं अकेले भी ये कर सकता हूँ, तो आप अकेले भी कर सकते हैं और उससे भी आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। सबसे पहले इफ वी टॉक अबाउट टेंसेस, ठीक है, हिंदी में कोई भी चीज अपने दिमाग में आप अगर सोचेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ अपने ही बारे में, ठीक है, आपने क्या सोचा? समीक्षा मैम आईएलसी की टीचर है, करेक्ट? यस मैम। ये कौन से टेंस में है? प्रेजेंट में। ठीक है, इसे बोलते हैं बी टाइप, ठीक है। सबसे पहले डिस्कवर कर लेते हैं बी टाइप सेंटेंसेस, फिर आते हैं टेंसेस में। बी एक वर्ड है बेटा जो यूज होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव के सेंटेंसेस में। यानी इस तरह के सेंटेंस सबसे आसान है। क्यों? शी इज अ गर्ल, आई एम अ बॉय, समीक्षा मैम इज अ टीचर। बी है या नहीं है? प्रेजेंट में बी, बी में भी होता है, प्रेजेंट में बी है इज, एम, आर, पास्ट में बी है वॉज, वर। इस तरह के सेंटेंस को हम किसी टेंस में डिस्क्राइब नहीं करते, यानी टेंस के सब पार्ट में नहीं करते, लेकिन बता देते हैं कि प्रेजेंट टाइप का है, क्योंकि समीक्षा मैम अभी टीचर है प्रेजेंटली, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं आता, करेक्ट? इस तरह के सेंटेंस सबसे ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस में वर्ब नहीं होती है, करेक्ट? बताओ मुझे कहाँ है वर्ब? यस मैम। समीक्षा मैम आईएलसी की टीचर है, इसमें वर्ब किधर है बताओ? नहीं। क्या है यहाँ पर? केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। समीक्षा मैम सब्जेक्ट है, आईएलसी की टीचर है, ये ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का कि वो टीचर है, करेक्ट? तो यस मैम। एक तरह से इसमें वर्ब है ही नहीं, यानी ये वो सेंटेंसेस है जिनमें कोई काम नहीं करना होता है, कोई काम नहीं होता है, बस बताया जाता है। जैसे कनिष्का इज अ गुड गर्ल, तो क्या इसमें कोई वर्ब है? नो No, मैम। ma'am. ठीक है। प्रत्युष इज अ हैप्पी बॉय, तो अब क्या इसमें वर्ब है? No, नो ma'am. मैम। रुद्र वॉज गुड एट स्लीपिंग, अभी तो सो नहीं रहा है, अच्छा बच्चा हो गया है। रुद्र वॉज गुड एट स्लीपिंग, तो क्या ये क्या है? क्या ये टेंस है? मतलब ये क्या वर्ब है इसमें? No, ma'am. नहीं है। तो अब इस तरह का सेंटेंस जिसमें आपको केवल ये सोचना है कि ये इंसान ये है या ये नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर प्रेजेंट में है तो इज, एम, आर से बना लो, पास्ट में है तो वॉज, वर से बना लो, ठीक है। अगर मैं इसमें कोई वर्ब लगा दूंगी तो टेंस के सब पार्ट इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, बट अभी मैंने नहीं किया। हर एक वर्ड का एक सेंटेंस अपने दिमाग में बना के सोचो। इसका क्या बनेगा? हैज का क्या बनेगा? अच्छा ये बताओ। बताओ हैज का क्या बनेगा? एक मिनट। समीक्षा मैम हैज गुड टीचिंग स्किल्स। इतना बना दिया टफ। शी हैज अ पेन। देख रहे हो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर माइंड? हैज का मतलब है कोई चीज आपके पास होना। सिंपल बोल सकते हो आई हैव अ कार, ठीक है। शी हैज अ बुक। तो हैज, हैव में हैज बेटा किसके साथ लगता है? सिंगुलर। सिंगुलर के साथ। हैव लगता है प्लूरल के प्लूरल। साथ, लेकिन दोनों का मतलब सेम है, कोई चीज आपके पास होना। यू कैन से शी हैज अ वेरी बिग होम, बहुत बड़ा घर है उसके पास, ठीक है। आई हैव अ वेरी बिग कार या आई हैव मर्सिडीज बेंज, तो क्या होगा? ये मेरे, इसका मतलब है मेरे पास कार है। ये कोई सेंटेंस टफ सेंटेंस है क्या? अब लोगों की प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने हैज, हैव कभी पढ़ लिया था कि प्रेजेंट परफेक्ट में इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो उनका दिमाग डिजाइन हो गया है हैज, हैव के साथ बगल में एक वर्ब की थर्ड फॉर्म
जोड़ने के लिए, तो वो कुछ अंट संट उसके बगल में जोड़ देते हैं। आई हैव मेट स्टूडेंट माई फ्रेंड विद अ कार। उनको ये हजम ही नहीं होता है कि ये सेंटेंस सिंपल भी हो सकता है, दैट आई हैव अ कार, आई हैव अ पेन, हम इस तरह की चीजें भी लिख सकते हैं। यानी दो सेंटेंस तो केवल बी से ही बना दिए। क्या? समीक्षा मैम इज अ टीचर। अगर तुम्हें प्रीपोजिशन नहीं आते हैं तब तो तुम केवल यही लिख सकते हो, समीक्षा मैम इज अ टीचर। एडजेक्टिव तो आते होंगे तो इतना तो लिख ही सकते हो, दैट समीक्षा मैम इज अ गुड टीचर। करेक्ट। अगर प्रीपोजिशन आते होंगे जो कि बहुत काम के हैं, तो समीक्षा मैम इज अ टीचर फ्रॉम आईएलसी। इसमें फ्रॉम क्या है? प्रीपोजिशन। ठीक है, जिस पे अभी हमने बात नहीं की, लेकिन हमें इतना समझ आ गया कि सेंटेंस नंबर 1 में क्या कोई बहुत बड़ा टेंस यूज हो रहा है? नो मैम। No, ma'am. इतना ही यूज हो रहा है, दैट समीक्षा मैम इज अ टीचर फ्रॉम आईएलसी। अगला सेंटेंस अगर तुम ये बोलो दैट मेथोडोलॉजी में, बॉडी पार्ट में, शी हैज गुड टीचिंग स्किल्स, तो क्या ये सेंटेंस भी बी से नहीं बन रहा है? यस Ma'am, मैम। but अगर आई कैन से शी हैज अ बुक, शी हैज अ होम, शी हैज अ कार, तो शी हैड गुड टीचिंग स्किल्स ऑल्सो। तो ये सेंटेंस भी बी से बन रहा है। यानी 50% नॉर्मल जो सेंटेंसेस हम यूज करते हैं वो इन्हीं से बन जाते हैं, उसमें किसी टेंस की जरूरत ही नहीं पड़ती। चाहे लिख लो, फिर चेक करेंगे। इज एम आर, जैसे ही इज अ गुड बॉय, आई एम नॉट लाइकिंग, या फिर ये चलो ये तो हो गया, आई एम एट होम नाउ। कोई बोला किधर हो? आई एम एट होम। यू आर नॉट माई फेवरेट, मम्मी इज माई फेवरेट, आई वॉज एट मूवी थिएटर। ठीक है, वी वर समवेयर एल्स। अरे इस तरह के आंसर देते हो या नहीं देते हो? Yes. आई वॉज इन पार्क, ये सब क्या बोलते हो? ये सब तुम बी टाइप का सेंटेंस बोल रहे हो जिसमें वर्ब होता ही नहीं है। तुमको केवल ये बताना होता है कि तुम कर क्या, मतलब उस वक्त तुम कहाँ हो या क्या चीज है तुम्हारे पास। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रत्युष इज अ बॉय, जस्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, जिया एंड हर फ्रेंड्स आर वेरी वेरी नॉटी। ठीक है, तो अब क्या है, इसमें केवल बताया कि वो उसके फ्रेंड्स बहुत शैतान है। ठीक है, ना तो ये बताया कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। इससे इजी सेंटेंस कहाँ मिलेंगे? नहीं मिल सकते हैं। तो मैक्सिमम कोशिश क्या करनी है, इन सेंटेंसेस का यूज करो, जो आसान है उनका यूज करो, क्योंकि जो आसान है उसमें गलती कम होती है। बोलने में भी इन सेंटेंसेस का बहुत यूज करो। कोई जरूरी नहीं है कि किसी बात को कन्वे करने के लिए बहुत बड़ी कोई वर्ब लाई जाए या कोई बहुत बड़ा रूल बनाया जाए। रूल क्या है? कीप इट सिंपल। ठीक है, कीप इट सिंपल का मतलब इसे आसान रखो। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें स्टोरी में ये कुछ स्टोरी बनानी है तो सिंपल शुरू करो, आई वॉज इन द पार्क, बिकॉज यू नो कि बी टाइप के सेंटेंसेस में तुम गलती नहीं करोगे। तो शुरुआत ऐसी करो, मैं पार्क में था, मैं मेरे दोस्त के साथ बैठा था। इसमें भी केवल टेंस तक ही पहुंचोगे। हमने एक दूसरे को किक मारी, उसने मुझे पटक दिया। अगर इस तरह के सेंटेंसेस तुम अपने दिमाग में बनाओगे तो डर जाओगे, पहले ही डर जाओगे कि ये ना मुझे इनका तो मीनिंग ही नहीं आता, मैं इन्हें बनाऊं कैसे। तो वो डरना नहीं है हमें, हम धीरे धीरे सीखेंगे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब लिखने लग जाएंगे तो इस तरह के सेंटेंसेस भी इजीली लिख सकते हैं, ये पता चल जाएगा। तो बी टाइप के सेंटेंसेस के ऊपर तुम लोगों को आज क्या करना है, ये सेंटेंसेस देखो, मैं क्लास में तुम्हें 15 दिन में 1 साल का नहीं पढ़ा सकती, किसी को भी नहीं पढ़ा सकती, 2 साल का नहीं पढ़ा सकती। तुम्हारा जो भी गैप है 6, 7, 8 वो मैं 15 दिनों में कवर नहीं कर सकती। बट आई कैन टेल यू दैट वेयर यू विल फाइंड द सोल्यूशन। बी टाइप के सेंटेंसेस ऐसे चलते फिरते बनाओ, दिस इज पेन, दिस इज बेड। इस जिनको बिल्कुल दिक्कत होती है, जिनको लग रहा है कि बी टाइप के सेंटेंसेस के साथ में वो कंफर्टेबल है, वो उसके एडवांस यूज प्रीपोजिशन के साथ बनाने की कोशिश करें। ठीक है, आई, आप देखो क्या करे, जैसे आई वॉज एट द पार्किंग लॉट, क्या ये सेंटेंस सही नहीं है? मैम सही है। मैं पार्किंग लॉट पे थी। कोई क्यों तुम लोग इस सेंटेंस को फिर प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट कॉन्टिन्यूअस बोलते हो जब इसमें वर्ब ही नहीं है? मेरा ये क्वेश्चन है।
जब मैंने रिकॉग्नाइज करने के लिए दिया था तो बहुत सारे लोगों ने बी टाइप के सेंटेंस में पास्ट कॉन्टिन्यूअस जोड़ दिया और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी बता दिया उसको। तो यानी कि हम यही नहीं जानते कि ये सबसे सिंपल सेंटेंस है, फोर्थ फिफ्थ में पढ़ाया जाता है। हम ये जानते ही नहीं है कि ये बी टाइप है, हम इसको टेंस से पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो आई वॉज एट द पार्किंग लॉट, वी वर एट द बस स्टैंड, शी हैज अ वेरी गुड बुक, आई हैव अ वेरी बिग हाउस, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आई एम सो जेलस ऑफ यू। इस तरह के सेंटेंसेस क्या सेंस नहीं बना रहे हैं? बना रहे हैं, Yes, लेकिन ma'am. ये सेंटेंसेस बहुत आसान है, इनको लिखना बहुत आसान है। तो इन सेंटेंसेस का आज आपको क्या करना है, इन सारे के सारे वर्ब के कितने टाइप के, बार बार सब्जेक्ट चेंज करके देखो। मैं होमवर्क नहीं दे रही हूँ, बिकॉज मैं बर्डन नहीं बनना चाहती किसी के ऊपर। मन से सीखो, अच्छे से सीखो, जितना भी सीख सकते हो उतना सीखो, तुम सीखते जाओगे, मैं बताती जाऊंगी, ठीक है। इज से जितना सब्जेक्ट बार बार चेंज करो, ठीक है। नाम चेंज कर दो, कभी कभी माउंटेन का, कभी बुक स्टोर का नाम लिख दो, कभी रूपानी चप्पल का नाम इधर लिख दो, और देखो कि इज का यूज करके मैं क्या बना सकती हूँ यहाँ पर। क्या मेरे पास ऑलरेडी ऐसी कोई नॉलेज है जिससे सेंटेंसेस बनते हैं। तो आज तुम लोगों का दिन का एक्सरसाइज ये है कि पूरे दिन तुम लोग हिंदी में बात नहीं करो, अपने घर में पूरे दिन हिंदी में बात नहीं करोगे। कौन कर पाएगा? मम्मी। कोई है इतना बड़ा सैक्रिफाइस देने वाला? Yes, मम्मी। ma'am. ठीक है, आई विल, सिंस तुम लोग छोटे छोटे बच्चे हो, नन्हे मुन्ने, मुझे तुम लोगों को देख के प्यार आ जाता है, तो 5 to 6 PM का जो टाइम है इसमें मैं छूट दे सकती हूँ कि इसमें तुम यूज कर सकते हो 1 घंटा, क्योंकि दोस्तों के साथ अगर मिलोगे या फैमिली में बैठोगे तो कुछ अच्छा टाइम भी होना चाहिए। तो 5 to 6 के लिए लड़कियां अगर घर पर है तो वो हिंदी यूज कर सकती है सिर्फ 1 घंटे के लिए, ठीक है। लेकिन डिसिप्लिन ओके इज अ मैम। डिसिप्लिन एंड डिसिप्लिन शुड बी अ हैबिट, देन ओनली इट विल मेक अ डिफरेंस। क्योंकि हमने पढ़ लिया और यूज नहीं किया, व्हाट इज द पॉइंट। और मैं सबसे आसान सेंटेंस बोलने के लिए दे रही हूँ, अभी मैंने टेंस तो दिया ही नहीं बोलने के लिए, ठीक है। टेंस मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगी, आज मैं केवल बी पढ़ाऊंगी और कुछ वोकेबलरी बताऊंगी कि किस तरह से हम चीजें, अब तुम ये बोलोगे तो बोलने के लिए वोकेबलरी भी चाहिए होगी। बोलोगे मैम आपने इज एम आर बता दिया, ये बताया ही नहीं कि वर्ड किधर मिलेगा बोलने के लिए, ठीक है। दैट आई विल डू, ठीक है, अभी राइट नाउ आपका पूरा काम है इस आज के दिन के बिना आपको ये इस तरह के इज एम आर वाले सेंटेंसेस बनाने हैं। आप इसमें वर्ब के अलावा सब यूज कर सकते हैं। क्या? एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। अरे ये सब तो आसान है यूज करना, यानी नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आप यूज कर सकते हैं। केवल 2 चीजें आप नहीं यूज कर पाएंगे, क्या? वर्ब और एडवर्ब, ठीक है। आई वॉज वॉकिंग एंड आई वॉज वॉकिंग स्लोली, ये नहीं यूज कर पाएंगे, क्योंकि एडवर्ब तभी यूज होगी बेटा जब वर्ब भी यूज होगी। एडवर्ब तो वर्ब की क्वालिटी होती है, लेकिन यस मैम। एडजेक्टिव तो नाउन की क्वालिटी होती है, ठीक है। तो वो तो यूज हो सकती है। समीक्षा इज अ मैम, समीक्षा इज अ बैड मैम, समीक्षा इज अ गुड मैम, ये सब में हमको वर्ब की जरूरत नहीं है, समझ गए। इससे यस 3 चीज मैम। पता चलती है कि सेंटेंस में जब तक नाउन है तब तक सेंटेंस में प्रोनाउन और एडजेक्टिव कभी भी यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि दिस इज अ क्लास, तो मैं क्या बोल सकती हूँ? दिस इज अ बोरिंग क्लास, ये एक बोरिंग क्लास है, ठीक है। या दिस इज द बेस्ट क्लास, ठीक है। दिस इज द या फिर दिस इंटरेस्टिंग इज क्लास। माई क्लास। ये सब करना है, ऐसा नहीं है कि इज एम आर के ही बस दिन भर गाए जा रहे हैं। अरे बड़ी क्लास में हो, ये देखो कि मैं क्या बोल सकती हूँ। दिस इज क्लास, अच्छा दिस इज क्लास में तो कुछ नहीं है, क्लास तो हमारा ऑब्जेक्ट है। दिस इज माई क्लास, इसमें माई क्या है? माई इज अ डिटरमाइनर ऑफ पॉजेसिव टाइप, अरे पता है, Yes. तो ये मेरी क्लास है। तो बोलोगे यार मैम सब यूज हो जा रहा है इसमें, लेकिन वर्ब और एडवर्ब भी यूज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अभी हम टेंस नहीं पढ़ रहे, तो वर्ब ही नहीं यस है, मैम। कोई काम कर ही नहीं रहे। हर तरह के सेंटेंस को करना है, और तब तुम्हें क्लियरली पता चलेगा कि तुम लिख क्या रहे हो। बहुत बार तुम लोग डिटरमाइनर माई, हिज, दिस गलत जगह भी लगा देते हो, ठीक है। सो आई एम अ बॉय, आई एम अ गुड बॉय, आई एम अ मम्माज बॉय, इसमें मम्माज क्या है? पजेसिव टाइप का डिटरमाइनर है या नहीं है? हिज, हर्स हो सकता है, तो क्या मम्माज नहीं हो सकता? यस मैम। तो ये एक्सरसाइज सुनने में इजी लग रही है, एक्चुअली बहुत
क्वालिटी एक्सरसाइज है, अगर आप इसे अच्छे से करेंगे और करेंगे तभी फायदा है, अदरवाइज यू विल वेस्ट योर टाइम। ठीक है, इतने में खेल लोगी तो बढ़िया रहेगा। मैं एडवाइस दे रही हूँ, अक्ल में। तो अभी तुम लोग इधर रहो, अच्छे से मेहनत करो, तब तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, बोरिंग तो नहीं हो रही है क्लास? नो मैम। बोरिंग नहीं हो रही है, चलो भैया मेरी क्लास, मुझे तो इसी बात का ज्यादा डर रहता है। ठीक है, तुम लोग बोलते कुछ हो नहीं। तो इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, है। अब टू योर सरप्राइज आज इसको एक्सरसाइज करना है। अगली क्लास में स्टार्टिंग के 15 मिनट्स क्या होगा? किसी ने वो कॉमेडी क्लब देखा है जिसमें सामने वाला, जब तक दोनों में कोई एक चुप नहीं हो जाता तो वो बोलते रहता है? बी टाइप के सेंटेंसेस में अगली क्लास में वही होगा। जिसके सेंटेंस बनने बंद हो जाएंगे वो हारते जाएंगे और एंड में कोई एक ही विनर होगा। समझ गए? तो प्रैक्टिस करके नहीं आओगे तो ये लोग तुमको धोबी पछाड़ करेंगे, पटकेंगे उठा उठा कर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इतने बना लेने हैं, सोचते जाना है, सोच जाना है कि फटाफट दिमाग में आते रहे। ठीक है, फटाफट फटाफट। अच्छी लगी? इससे यह पता चलेगा कि और इससे दो फायदे होंगे। पहली फायदा, जो तुम लोग कर रहे हो वो तुम लोगों को बोलना आएगा, तो जल्दी जल्दी बोलना आएगा। दूसरा, अगर नहीं करके आओगे तो क्लास में थोड़ा रिवीजन मेरे सामने हो जाएगा, मेरा भी फायदा है कि नहीं? यस डबल, मैम। कोई लॉस नहीं है। लेकिन करना है आज, कम से कम पूरे दिन में 1 घंटे बस हिंदी बोलनी है। एंटायर डे या तो सोचो कि क्या बोलूं, और या तो जब भी बोलो इंग्लिश ही बोलो। ठीक है, ओके। अभी Yes. एग्जैक्ट 1 घंटा हो गया है। आई विल टेक 5 मिनट्स का ब्रेक, पानी वानी पी लो, उसको मिल्क वगैरह पीना है पी लो। 1:05 पर हम 12:05 पर मिलेंगे और फिर 1 घंटे की क्लास होगी। ठीक है, 2 घंटे की क्लास में एक ब्रेक जरूरी है। ठीक है, चलो फ्रेश यस एनर्जी के मैम। साथ में आओ, बॉल वॉल खेलो, जिसको दौड़ना है, रस्सी वस्सी कूदनी है, ये आज आओ सहेली चुगली करे, ये सब भी करना है तो फटाफट कर लो और आ जाओ 5 मिनट में। ठीक है मैम आप भी हमारे साथ करोगे? बेटा, मैं चाय पीने जा रही हूँ, माय ब्रेक इज, मैं बट आई विल डू इट वन डे। ठीक है, चलो फिर दौड़ के जाओ और दौड़ के आओ। चलो फटाफट, जिसको भूख लगी है फटाफट खा लो, 5 मिनट्स में वील मैम बता के आ जाती हूँ, आज पूरे दिन इंग्लिश बोलनी है, हाँ हाँ बता के, ताकि कोई बात ना करे हिंदी में। ठीक है वरना सब बोलेंगे आज इसको क्या हो मैम गया। मेरे घर में तो आज कोई है ही नहीं। ठीक है, ओके गाइस, वेटिंग फॉर यू टू जॉइन मी अगेन आफ्टर 5 मिनट्स। बाय बाय, चलो बाय भैया। मैम।
वेलकम अगेन गाइस। बता दिया घर पर? यस मैम। ओके। मैम जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं मैम, क्योंकि वहाँ वर्ब नहीं आनी चाहिए। इसीलिए मैं तुम्हारा काम आसान करने के लिए आई एम गिविंग यू राइट नाउ अ वेरी इम्पोर्टेंट यू नो लेट्स से लिस्ट, और बचे हुए का आई विल प्रोवाइड पीडीएफ। एक इट विल शो यू कि एक वर्ब एक वर्ड से कितने और वर्ड बन सकते हैं, ठीक है? दैट वी विल लर्न नाउ। ओके, सो एक लिस्ट है, कॉपी में बनाओ और उसको देख देख के बोलना जब वर्ड खत्म हो जाए, ठीक है? तो वर्ब है, हम शुरुआत बेटा करेंगे वर्ब से, क्योंकि हमें पता है कि अल्टीमेटली बी टाइप के सेंटेंसेस हमें दुनिया में ज्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं करा सकते। हमें जरूरत और नेम जो होते हैं वो मोस्टली प्रॉपर नाउन्स ही होते हैं, इंसानों के नाम, ठीक है? भगवानों के नाम, पड़ोसियों के नाम, शैतानों के नाम। तो नेम्स तो हमें ट्रबल देते नहीं है, वर्ब हमें ट्रबल देगी। लेकिन जो नॉर्मल नाउन के अलावा, जो प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, उनके अलावा नाउ आई विल टेल यू कि सेंटेंस में किस वजह से कॉम्प्लेक्सिटी आती है कि तुम्हारे सेंटेंस बुरे बनते हैं। वर्ब सीखो, उसी वर्ब का नाउन सीखो, उसी वर्ब का एडजेक्टिव सीखो और उसी वर्ब का एडवर्ब सीखो और मुझे बख्श दो, ठीक है? यानी गलत इंग्लिश मत लिखो। एसेट टेबल बनाओ। ओके, पहला वर्ब है एक्सेप्ट। ए से शुरू करेंगे, जेड तक चलेंगे। लगभग 101-10 वर्ड्स होंगे और उससे 400-500 वर्ड की वोकेबलरी तुम्हें तुरंत मिल जाएगी। एक वर्ब होती है एक्सेप्ट, उसका क्या मतलब होता है? किसी को किसी चीज को मान। एक्सेप्ट करना, ठीक है? ठीक है, उसका जो नाउन होता है उसका मतलब होता है एक्स, वो नाउन होता है एक्सेप्टेंस, ठीक है? एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? किसी के अंदर किसी चीज को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी, ठीक है? एक्सेप्ट करने का तरीका, दैट इज एक्सेप्टेंस, ठीक है? यानी अगर आप कहीं वर्ब लिख रहे हैं कि शी वॉज नॉट एक्सेप्टिंग हर प्रपोजल, ठीक है, एंड वो तक तो वर्ब ठीक है, लेकिन कभी आपको इस तरह का वर्ड यूज करना है जहां पर आपको वर्ब नहीं यूज करना है, आपको लग रहा है कि उसके अंदर वो हम लोगों को लेकर के वो एक्सेप्ट करने की चाह नहीं थी, तो तुम सिंपल उस वर्ड को रिप्लेस कर सकते हो, दैट हर एक्सेप्टेंस वाज नॉट टुवर्ड्स अस। तो वो सिंपल सेंटेंस फिर से बी टाइप का हो जाएगा। क्या हो गया? एक्सेप्टेंस वाज नॉट टुवर्ड्स अस तो प्रीपोजिशन है, करेक्ट? वो फिर से बी टाइप, क्योंकि हमें एक ऐसी चीज मिल गई जो हमें पता है कि वर्ब है लेकिन वो नाउन हो सकती है। हम क्या करते हैं, हमेशा वर्ब में टू एंड आईएनजी लगा के उसे नाउन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, करेक्ट? I wanted my mother to accept that I wanted to become a daughter. I needed my mother's acceptance for me to become a daughter. इतना भी, ये भी तो बहुत आसान स्टेटमेंट है। जैसे बोलोगे मदर यू आर नॉट एक्सेप्टिंग व्हाट आई एम डूइंग, यू शुड एक्सेप्ट। सीधे बोल दो मॉम आई नीड योर एक्सेप्टेंस। वही काम एक ही 2 लाइन में हो गया जो 10 लाइन में हो सकता था, करेक्ट? तो जहां नाउन यूज हो सकता है वहां नाउन, और ये करते करते आएगा। लेकिन मैं इतना गारंटी दे सकती हूँ कि एक ही वर्ड है, उसी वर्ड के कई मतलब हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम रटना पड़ जाएगा मुझे, कभी ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी लेंगे और रोज सुबह सुबह रट्टा मारेंगे तब होगी हमारी इंग्लिश इम्प्रूव। मैं न्यूज़पेपर रिकमेंड करती हूँ पढ़ने के लिए, इसलिए नहीं बिकॉज आई फील कि तुम उससे कुछ याद कर लोगे। मैं न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए इसलिए रिकमेंड करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जब तुम देखोगे कि एक ही वर्ड के 10 यूज हो सकते हैं, तो तुम्हें वो आएगा समझ कि नहीं यार ये तो बहुत आसान है। एक्सेप्ट बन सकता है टाइम टाइम पे एक्सेप्टेंस, जिसका मतलब होता है चाह। एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी को एक्सेप्ट करना, ठीक है, यानी किसी को पास करना, ठीक है?
एक्सेप्टेंस का मतलब होता है चाह, किसी को एक्सेप्ट करने की जो विल है, दैट इज एक्सेप्टेंस। इसका एक एडजेक्टिव होता है जिसको बोलते हैं एक्सेप्टेबल। एक ही वर्ड से बना है, यानी तुम ये बोलो कि आई एम नॉट लाइकिंग व्हाट आर यू डूइंग, आई कैन नॉट एक्सेप्ट इट, सिंपल भी बोल सकते हो। योर दिस एटीट्यूड इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी। सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है। यानी आप किसी को बार बार वर्ब लगा के बोलो कि आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस बिहेवियर, दिस इज वेरी रूड ऑफ यू, उल्टा सीधा, और सिंपल बोल दो दिस बिहेवियर इज नॉट एक्सेप्टेबल, सेम ही बात है, ठीक है। यानी यस मैम। एक्सेप्ट है वर्ब, एक्सेप्टेंस है नाउन, और उसी का एडजेक्टिव है एक्सेप्टेबल, ठीक है। यानी बिहेवियर एक तरह का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, करेक्ट, और उसके बीच पीछे अगर लगा दिया एडजेक्टिव एक्सेप्टेबल तो बन जाता है एक्सेप्टेबल बिहेवियर। अब इसका कोई एडवर्ब नहीं हम यूज करते हैं, इसीलिए यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। यानी अगर एक्सेप्टेबली करके कभी कोई वर्ड आ जाता है तो उधर क्रॉस मारना है, अपने दिमाग में ऐसा वर्ड नहीं बनाना है। इस पीडीएफ को कई बार पढ़ना है, कई बार पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा, या अपना ये जो बना रहे हो टेबल से कई बार पढ़नी है, ठीक है। मैं एक एक वर्ड डिस्क्राइब इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं याद करने को दूंगी तो तुमसे नहीं होगा, ठीक है। अगला जो वर्ड है दैट इज अचीव। अचीव का मतलब होता है किसी चीज का मिलना, ठीक है, किसी चीज को पाना, दैट इज अचीव, ठीक है। अचीव का जो नाउन होता है वो होता है अचीवमेंट, ठीक है। दूसरा है आई वॉन्ट टू अचीव ग्रेट हाइट्स इन माई लाइफ, ठीक है, ये भी एक वर्ड है, ठीक है। टू अचीव करके भी हो सकता है, ठीक है, या शी इज अचीविंग न्यू हाइट्स एवरी डे, ठीक है। या फिर आप सीधा इस तरह की चीजें भी बोल सकते हो, हर अचीवमेंट शोज एवरीथिंग, यानी उसने जो कुछ अचीव कर लिया है। अचीवमेंट का मतलब वॉट एवर यू हैव अचीव, ठीक है, जो भी आपने अचीव कर लिया है। अचीव को हिंदी में क्या बोलते हैं? हासिल करना। पाल पा लिया है, ठीक है, या फिर हासिल कर लिया है, पा लिया है, दैट इज योर अचीवमेंट, ठीक है। तो आप सिंपल भी बोल सकते हैं हर अचीवमेंट शोज एवरीथिंग, या फिर हर अचीवमेंट आर सो बिग। तो ये क्या बी टाइप सेंटेंस नहीं हो गया? रादर देन ये यस बोलो कि शी हैज अचीव्ड एमबीबीएस डिग्री, ये डिग्री, वो डिग्री, वो डिग्री, वो डिग्री, अरे ये बोल दो हर अचीवमेंट इंक्लूड्स ऑल द डिग्री, सिंपल। क्योंकि आपको एक प्रॉपर वर्ड है जहां पर आप नाउन से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अचीव, अचीवमेंट, यानी किसी चीज को हासिल कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, दैट इज अचीवमेंट। अगला जो इसका वर्ड होता है वो होता है अचीवेबल। अचीवेबल का मतलब है ये इस लायक है कि इसे अचीव किया जा सके। यू विल नाउ सी एक्सेप्टेबल, अचीवेबल क्या एडजेक्टिव्स पहचानने वाले नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कभी एडजेक्टिव्स ना आए तो हम एक ब्लाइंड गेस तो मार ही सकते हैं कैसे बनेगा, समझ रहे हो? जैसे डू का क्या हो जाएगा? यस डुएबल थिंक का थिंकेबल। थिंकेबल, ठीक है। मैम बिलीव का बिलीवेबल हो सकता है क्या? करेक्ट। और मैम चेंज का भी कुछ होगा मैम, चेंजेबल। करेक्ट। और मैम नाउन में क्या होगा मैम फिर चेंज का? चेंज तो खुद नाउन है, चेंज वर्ब और नाउन दोनों है। आई लाइक दिस ओके चेंज, मैम। शी इज चेंजिंग एवरीथिंग, ये भी पढ़ाऊंगी। कुछ वर्ब नाउन भी होती है। ओके कैन यू मैम। सी, वंस यू विल नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स एक साथ, कि ये तो फटाफट हो जा रहा है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं होता है, ठीक है। तो एक्सेप्ट, एक्सेप्टेबल, अचीव, अचीवेबल, डूएबल, बिलीवेबल, ये सब क्या है? दीज आर नथिंग बट एडजेक्टिव these are nothing but the adjectives that we are trying to learn। और ये हम तुरंत बना लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमें वर्ड पता है, उससे हम एडजेक्टिव तुरंत बना लेते हैं और उसे हम सेंटेंस में फटाफट यूज भी कर सकते हैं। तो अब तुमको ये याद कैसे होंगे? इस कॉपी को लो
और घूमते घूमते सेंटेंस दिमाग में बनाओ और यूज करने की कोशिश करोगे। घर में जो बात हमें बोलनी है इनमें से किसी वर्ड से बनती है क्या? ठीक है, अगर बनती है तो बोलो। ये करोगे 10-15 दिन सब रट जाएगा, कुछ करना नहीं है, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम, 15 डेज में नहीं, बट 15 डेज में 20 एक बिगिनिंग मिल जाएगी 25% की। उसके बाद तुम एड ऑन थोड़ा थोड़ा भी करते रहोगे तो 2-3 महीने में मोर देन 50-70% तुम्हारा ग्रामर चेंज हो जाएगा। ठीक है, लिखने का तरीका अपने आप ही बदल जाएगा जब वर्ड्स पता चल गए। फिर तो कुछ करना नहीं है ना, प्रॉब्लम तो इधर ही है। अचीव, अचीवमेंट, अचीवेबल। ठीक है, अगला जो बेटा वर्ड है तुम लोग बताओगे। अच्छा ये बताओ, एक्ट का या एक्टेबल हो सकता है क्या? No, ma'am. सुना है कभी? No. नहीं होता है। अचीव, अचीवमेंट, अचीवेबल, अगला है एक्ट। एक्ट का नाउन है एक्शन। ठीक है, तो वर्ब में क्या बोल सकते हैं? डू नॉट टॉक, एक्ट। और नाउन में क्या बोलते हैं? एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो एक्ट का ही नाउन है एक्शन। एक्ट, एक्ट का मतलब कोई चीज पे काम करना, एक्शन का मतलब है कार्य। तो यानी जो काम, एक्शन का हिंदी में मतलब होता है काम, और एक्ट का मतलब है किसी चीज पे काम करना, तो एक्ट वर्ब है। ठीक है, एक्ट में अगर आईएनजी लगा दो तो एक्टिंग नाउन बन जाता है। लेकिन ये मैं अगली क्लास में बताऊंगी कि अगर तुम्हें वर्ब के ये नाउन फॉर्मेट ना पता हो तब तुम कैसे नाउन बताओगे। बहुत सारी ऐसी वर्ब होती है जिनमें आईएनजी जोड़ने से ही नाउन बन जाता है, जैसे एक्ट, Uh, एक्टिंग। बहुत सारे वर्ब है जिनके नाउन यहाँ लिखे हैं, लेकिन जो बच जाएंगे उनमें टू और आईएनजी लगा के भी बना सकते हैं। तो टेक्निकली इन्हीं 100-200 वर्ड से तकरीबन 1000 वर्ड्स की वोकेबलरी बनेगी। एक्ट का नाउन होता है एक्शन, यानी एक्शन का मतलब है काम। तो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो, डू नॉट एक्ट दिस वे, आई एम नॉट लाइकिंग इट। या फिर तुम ये भी बोल सकते हो, आई एम नॉट लाइकिंग योर एक्शन, तुम्हारा एक्शन मेरे को पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल सेंटेंसेस है जो हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो अपने दिमाग में रखो, बोलो, सिंपल सिंपल बोलो। पहले वर्ब से सिंपल बोलो, जब वर्ब ना मिले तो क्या करो? आप बोलोगे कैसे? बोलो मैम मुझे कैसे पता चलेगा किससे सिंपल बनेगा? ट्राई विद वर्ब। जब वर्ब से टफ लगे तो फिर ट्राई विद नाउन। ठीक है, खुद ही पता चल जाएगा दोनों में क्या मैं इजीली बोल सकता हूँ। उसी तरह स्विच करने लगेगा, क्योंकि ब्रेन बहुत मिस्टीरियस है बेटा। यू डोंट नो द फंक्शन ऑफ ब्रेन। उसका काम ही है सबसे आसान काम को पकड़ लेना। ठीक है, सबसे इजी चीज पहले सीख लेता है वो। एक्ट, एक्शन, और इसका एडजेक्टिव शायद सुना नहीं होगा, लेकिन शायद सुना होगा लेकिन कभी देखा नहीं होगा या कभी रिलेट नहीं किया होगा। इसका एडजेक्टिव होता है एक्टिव। मैम अचीव का कोई एडवर्ब नहीं होता क्या? नो। तो अगर कोई अचीवेबली लिख रहा है तो ट्राई नॉट टू यूज इतना टफ वर्ड। ठीक है, जनरली मैं बता दूं, किसी वर्ब में एंस, एंड ये जोड़ने से वो नाउन बन जाता है। ठीक है, यानी किसी वर्ड में जब आप एंस जोड़ देते हैं या मेंट जोड़ देते हैं या नेस जोड़ देते हैं, ये सबसे वो जनरली वर्ब नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। जब आप किसी वर्ब में एबल जोड़ देते हैं तो जनरली वो एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है। और जब इस एबल के साथ में आप एक एल वाई जोड़ देते हैं तो जनरली वो एडवर्ब बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सेप्ट में एंस लगाया, एक्सेप्टेंस बन गया। एक्सेप्ट में एबल लगाया है, एक्सेप्टेबल बन गया। और अगर कोई एडवर्ब जबरदस्ती बनाना ही चाहे इसका तो बन जाएगा, एक्सेप्टेबली हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वी डोंट यूज इट, सो वी विल नॉट। हम इतना टफ तो सीखते ही, हम तो कोई टफ चीज सीखेंगे ही नहीं, हमने डिसाइड कर लिया। एक्ट का अगला वर्ड होता है एक्शन। एक्शन का मतलब है काम। फिर होता है एक्टिव। एक्टिव का मतलब जो हमेशा काम करता रहे। मैम करेक्ट, एक्टिव तो मैम सुना है, शी इज रियली एक्टिव जैसे बोलते हैं। एक्टिव का मतलब है जो हमेशा काम करता रहे। इससे हमें वर्ब के वर्ड का रियल मीनिंग भी समझ में आएगा, क्योंकि अब हमें ओरिजिन पता है कि ये वर्ड निकला किधर से है। करेक्ट, तो एक्टिव तुम कहाँ कहाँ लगा सकते हो? शी इज एक्टिव, शी इज एक्टिव हर वर्क,
ठीक है, आई एम गोइंग टू जिम एवरी डे, इट कीप्स मी एक्टिव। समझ रहे हो? सो एक्टिव एक एडजेक्टिव है जो निकला है एक्ट यानी काम से। इसका मतलब होता है आप बार बार काम करते रहते हो। इट इज अ वर्ड विच जिसका हमने बहुत इज्जत कम किया हुआ है, लेकिन दिस वर्ड इज रियली यूजेबल। यूजेबल मैंने कैसे बनाया? यूज के साथ एबल लगा के। यूजेबल है। क्यों है यूजेबल? क्योंकि इसको आप बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और यूजेबल इस एक्टिव वर्ड की क्या है? बताओ, अभी तक क्या सीखा बेटा? यूजेबल क्या है? Adjective. एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? किसी नाउन की क्वालिटी होती है। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि एक्टिव जो एक वर्ड है वो यूजेबल है, मतलब ये इसकी क्वालिटी है। समझ गए? तो ये तो सब रिलेटेबल चीजें हैं। चलो भाई, एक्टिव पहुंच गए, लेकिन अब हम इसका एडवर्ब बनाएंगे। एक्टिवली। शी डज ऑल हर वर्क एक्टिवली। एक्टिवली, एक्टिव इज एडजेक्टिव, एक्शन इज वर्ब, लेकिन एक्टिवली क्या है? इट्स एन एडवर्ब, और एक्टिवली वर्ब की क्वालिटी है। आप कहीं भी लगा सकते हैं। शी डज ऑल हर होमवर्क एक्टिवली, क्योंकि एक्टिवली मतलब काम करना, और काम की क्वालिटी कैसी कर रही है? वो हर काम अच्छे से कर रही है, हर काम एक्टिव होके कर रही है। शी इज रनिंग एक्टिवली, शी इज टॉकिंग एक्टिवली, शी इज कुकिंग एक्टिवली। अब एक्टिवली देखते जाओ, मम्मा मम्मा यू आर कुकिंग एक्टिवली। मम्मी बोलेगी क्या हो गया बेटा, आज तो आईएलसी मेरे बच्चे के दिमाग में पता नहीं क्या भर रहा है। अरे मम्मा यू आर कुकिंग एक्टिवली, मम्मा योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। दिन भर बोलते रहो, बोलोगे तो आएगा। कैसे आएगा? बोलने से, करने से होगा, बिना किए तो नहीं होगा। ठीक है, 4 ही वर्ड सीखे, लेकिन नियरली 3 3 6 3 9 और एक 10 वर्ड्स हमको आ गए हैं अलग अलग जगह पर। और ये सब हमें ऑलरेडी पता है, कुछ ऐसा नहीं है कि हमने अभी नया नया सीखा है, कोई नए वर्ड है जो अभी भी निकाले डिक्शनरी से। ठीक है, तो दिस विल बस्ट योर मिथ, मिथ दैट वोकेबलरी याद करनी होती है। ठीक है, एवरीथिंग इज रिलेटिव, आसानी से होगी। ठीक है, चलो इतना लिख लिया। यस मैम। यस मैम। अगला और सुनो, अभी पूरा नहीं हुआ बेटा। एक्ट का एक नाउन और भी होता है। क्या होता है? एक्टिंग। एक्ट, वो तो आईएनजी फॉर्म में, वो कल बताऊंगी। एक्ट का एक नाउन है एक्टिविटी। समझ गए? और बोलोगे मैम आपने बोला था नेस लगा के भी तो बनता है। एक और नाउन है, क्या है? एक्टिवनेस। एक्टिवनेस। ठीक है, अभी मैं इसको फिर से बना रही हूँ। तो एक्ट का जो अगला है, अगले अगले लाइन में लिखो, एक साथ मत लिखो। एक्ट, एक्ट का अब अगला नाउन है एक्टिविटी। यानी तुम ये भी बोल सकते हो, आई डू नॉट लाइक दिस एक्टिविटी, आई एम नॉट लाइकिंग योर एक्टिविटी, योर एक्टिविटी इज इरिटेटिंग। एक्टिविटी एक काम है। क्या है? इसका मतलब भी वही होगा। एक्टिविटी का क्या मतलब है? काम। योर एक्टिविटी तुम्हारी हरकत। तो इन अ वे एक्टिविटी को काम ना कह करके आपकी हरकत बोलते हैं। द वे तुम जो काम कर रहे हो या जो, सब रिलेटेड है आपस में। एक्टिविटी, एक्टिविटी के साथ इसका जो वर्ब है अगला एडजेक्टिव, तो इसका एक्टिव ही होता है, और एडवर्ब एक्टिवली ही होता है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ये सेम रहता है। एक्ट का फिर एक और नाउन है। क्या क्या बोला था अभी उस एक्ट का नाउन? एक्टिवनेस। एक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? किसी, कोई इंसान कितना एक्टिव है। ठीक है, एक्टिवनेस, आपके बारे में जो सबसे ज्यादा चीज मुझे पसंद है। ठीक है, एक्टिविटी कह दो तुम्हारी एक्टिविटी मुझे पसंद नहीं है, या फिर बोलो तुम्हारा एक्टिवनेस जो है, तुम्हारे अंदर की जो दिस दिस एक्टिविटी दैट यू कीप ऑन डूइंग, काम करने की ललक, यानी काम, लगातार काम, एक्टिव रहना, हमेशा एक्टिव रहना, ये पसंद है मुझे। तो एक्ट बन जाएगा एक्टिवनेस। एक्टिवनेस का अगेन एडजेक्टिव होता है एक्टिव और एक्टिवली। ठीक है, सेम है। यानी एक्ट के बहुत सारे वर्ड हैं। एक्ट कैन बी एक्शन, एक्टिविटी, एक्टिवनेस, एक्टिव,
एक्टिवली, जिससे सेंटेंस इजी बन रहा है वो यूज करना है, ठीक है। सारे वर्ड तुमने ऑलरेडी कहीं ना कहीं सुने होंगे, कहीं ना कहीं देखे होंगे। एक्टिवनेस, एक्टिव, एक्टिवली, एक्टिवली वर्ब के साथ यूज होगा, तो तुम धीरे ये बोल सकते हो, जैसे बोलेंगे गेट अप, डू ऑल योर वर्क एक्टिवली, आई वॉन्ट यू टू बी एक्टिव ऑल डे, डू नॉट लूज योर एनर्जी, ठीक है। या फिर योर एक्टिवनेस विल टेक यू फर्दर, ठीक है, लेजीनेस विल नॉट। तो एक्टिवनेस, अब जो अक्लमंद इंसान है अगली क्लासेस में वो क्या करेंगे, जो वर्ड हमने सीखे हैं सबके ऑपोजिट लिखेंगे, जिनके आते हैं उनके लिखेंगे, जिनके नहीं आते हैं गूगल से सर्च करके लिखेंगे, ठीक है। तो उससे जस्ट वोकेबलरी आपकी डबल हो जाएगी, जितनी आती है सब उल्टा, जो आता है उसको फिर से। अगला जो बेटा वर्ड है सबको पता है, एड। एड का मतलब क्या होता है, कुछ ऐड ऑन करना। जोड़ना, ठीक है। जोड़ना। एड का जो वर्ब नाउन होता है दैट इज एडिशन। यू आर एन एडिशन टू माई टीम, ठीक है। आप हमारी जो टीम है, टीम में नया एडिशन है, नया जोड़ा गया है। आपको मैंने बताया था ना कि जब एड के बाद आप TION लगा दो, ठीक है, नेस्ट लगा दो, तो और ये सब नाउन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एड से बन जाता है एडिशन। एडिशन का मतलब क्या होता है, नया जुड़ जाना, ठीक है। तो एड का मतलब है किसी को जोड़ना, एडिशन का मतलब है नया जुड़ने वाला या नया जो जुड़ रहा है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, 2 स्टूडेंट्स आर एडिशन टू दिस क्लास, वो अभी अभी जुड़े हैं ना, तो दे आर एडिशन। या फिर अगर मुझे लग रहा है कि कोई आ गया है, एक्स्ट्रा आ गया है, तो क्या बोलेंगे, एडिशनल। सो एडिशनल इज एडजेक्टिव, दैट आप एडिशनल आप क्या कर सकते हो। लाइव एग्जाम्पल, अभी मैम के ऊपर एक पैराग्राफ लिख रहे थे, तो बोलो शी टीचेस एक्टिवली इन क्लास, हर एक्टिवनेस इंस्पायर्स अदर्स। फिर क्या है, शी टीचेस इंग्लिश एंड SST एडिशनली, शी टीचेस साइंस, कंप्यूटर्स। समझ रहे हो, यहीं से तो निकला है ना ये वर्ड। एडिशन का जो एडवर्ब है दैट विल बी एडिशनली, ठीक है। एडिशनली वो एक और चीज कराती है या एक्स्ट्रा कोई और चीज कराती है, ठीक है। या फिर अगर एडिशनली टफ लग रहा है तो हर एडिशनल सब्जेक्ट्स आर कंप्यूटर्स, इकोनॉमिक्स, दैट आल्सो आई टीच, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इससे आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। इट्स नॉट दैट यू विल नॉट फाइंड Yes, ma'am. वर्ड्स, यू विल फाइंड वर्ड्स ओनली इफ यू विल ट्राई टू फाइंड कि मैं क्या बना सकता हूँ। ये सब इजी वर्ड है, इनसे ही प्रैक्टिस करनी है अगले 10-15 दिन। कुछ एक्स्ट्रा वर्ड मत पढ़ो, इन्हीं से प्रैक्टिस करो। अगला मैम जो, हाँ, अगला जो बेटा वर्ड है दैट इज एडजस्ट। एडजस्ट करने का क्या मतलब होता है बताओ। एडजस्ट का मतलब होता है किसी के साथ बना मैम के कुछ रखना, कॉम्प्रोमाइज कर। कॉम्प्रोमाइज करना। तो एडजस्ट का हमें एक सिनोनिम इधर मिल गया, कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। एडजस्ट का जो नाउन होता है दैट इज एडजस्टमेंट। तो क्या बोलोगे, लाइफ नीड सम एडजस्टमेंट, या वी नीड सम एडजस्टमेंट इन द स्क्रू, वी नीड सम एडजस्टमेंट एट आवर होम। एडजस्टमेंट का मतलब होता है एडजस्ट करने का क्वालिटी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है एडजस्टमेंट, ठीक है। एडजस्टमेंट इज अ क्वालिटी ऑफ एडजस्टिंग। तो बोलो हर एडजस्टमेंट एबिलिटी या एडजस्टिंग भी हो सकता है, हर एडजस्टमेंट इज वेरी कमेंडेबल, एडमरेबल, बिकॉज शी एडजस्ट वेरी क्विकली। तो ये एडजस्टमेंट है। या फिर नहीं कोई कर पा रहा है, सिंपल, शी इज हैविंग एडजस्टमेंट इशू। ये सब नहीं बोलना है, she she is a lot angry when somebody tells her that adjust to the atmosphere। तुम ऐसा ही लिखते हो, ऐसा ही इंग्लिश लिखते हो। लिखना क्या है, हर शी इज हैविंग एडजस्टमेंट इशू। अगर किसी के बारे में लिखना है कि उसको एडजस्ट करने में दिक्कत है, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, सिंपल। तो नाउन पे अगर सेंटेंसेस बनाओगे तो हमेशा बी टाइप के बनते हैं क्योंकि उनमें वर्ब नहीं होती। तो कोशिश करो कि नाउन को भी बीच बीच में इंक्लूड करो, हर जगह वर्ब लगाना ये भी कोई अक्लमंदी नहीं है। एडजस्ट, एडजस्टमेंट,
और एक इसके लिए वो होता है एडजस्टेबल। ठीक है, एडजस्टेबल मतलब जिस चीज के साथ एडजस्ट किया जा सके। बोलो दिस ही इज अ रियली नाइस गाय, ही इज एक्टिव ऑल डे, आई थिंक वी कैन एडजस्ट विद हिम, द सिचुएशन इज एडजस्टेबल। ये सिचुएशन एडजस्टेबल है, दिस प्रॉब्लम इज एडजस्टेबल। ठीक है, तो इस एडजस्टेबल का मतलब जिसके साथ एडजस्ट किया जा सके। ठीक है, तो एबल लगाने से किया जा सके, उसके साथ वो काम किया जा सके। डूएबल करने लायक है, एडजस्टेबल एडजस्ट करने लायक है, एडिशनल एक्स्ट्रा ऐड होना है, एक्टिव तो हमेशा एक्टिव रहता है। तो कुछ कुछ चीजों के जो होंगे अलग होंगे, लेकिन वो अलग दिख रहे हैं। जैसे एक्ट के एक्टिव एक्टिवेबल नहीं होगा, तो अलग अलग दिखते हैं ये वर्ड कि एक्ट का एक्टिवेबल नहीं बनाना है, एक्ट का एक्टनेस नहीं बनाना है, एक्टिव या एक्टिवनेस बनाना है। तो ये तो देख के पता चलेगा, ये अपना एक फॉर्मेट है इंग्लिश का, हम हर एक चीज को रूल से नहीं बना सकते, करेक्ट, इसीलिए ये बनाया जा रहा है। लेकिन 3-4 टाइप के ही हैं, या तो इटी लगा होगा, नेस लगा होगा, या TION लगा होगा, या MENT लगा होगा, ज्यादा वेरिएशन नहीं है, 4-5 टाइप के ही हैं बस। तो एडजस्ट का एडजस्टमेंट होता है, एडजस्टेबल होता है। ठीक है, इसका हम एडजस्टेबली ये सब नहीं बनाते, वी विल कीप इट अक्रॉस हियर। ठीक है, अगला मैं बनाऊंगी, अब से तुम बताओगे सोच के कि क्या हो सकता है। अगला वर्ड दैट आई एम गिविंग इज एडमायर। थोड़े टफ वर्ड देते हैं। एडमायर का क्या बनेगा बेटा बताओ। एडमायरमेंट। और Admiration. वेरी गुड। एडमायर के लिए जो नाउन होता है दैट इज एडमायरेशन। एडमायर का मतलब है किसी की प्रशंसा करना, किसी को अच्छा कहना, किसी का प्रशंसा को क्या बोलते हैं और हिंदी में, तारीफ ना करना, ना करना। तारीफ करना, वाहवाही करना, एडमायर। एडमिरेशन का मतलब तारीफ। ठीक है, एडमायर, एडमिरेशन, और बताओ। एडमायरेबल। वेरी गुड, एडमायरेबल। शी इज एन एडमायरेबल गर्ल। ठीक है, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, इस लायक है वो, तो एडमायरेबल हो गया। ठीक है, अगेन इसका हम नहीं बनाएंगे, एडमायरेबली सुना नहीं, इतना टफ क्यों बनाए। हम एडवर्ब वही बनाएंगे जो हमने नॉर्मली सुन रखे हैं, जो हम जानते हैं कि ये होता है। और इतनी ज्यादा एडवर्ब की नीड भी नहीं है कि ये सोचे कि नहीं बनाते हैं। आपका काम नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव से अच्छे से चल सकता है। जिन जिन की आपको एडवर्ब की जरूरत पड़ेगी वो ऑलरेडी मैं लिखाती जा रही हूँ। ठीक है, एडमायर, एडमायरेशन एंड एडमायरेबल, ये हम एक 3 बार लास्ट वाली स्लाइड दिखा दीजिए। ठीक है मैम। ठीक है, ठीक है। अगला जो यस। वर्ड है जिसमें एक जमाने से तुम लोग गलती करते हो, आज मैं सिखाऊंगी तुम्हें। एक वर्ड है एडवाइस। इसका क्या मतलब है बेटा। सीख इसका सलाह मतलब होता देना। है किसी की किसी को तारीफ सलाह करना। देना। इसका मतलब होता है सलाह देना। हर आदमी, सारे पागल बच्चे इसमें सी लगाते हैं बिना ये जाने कि एडवाइस एक नाउन है। आई लाइक योर एडवाइस में ये लगता है क्योंकि वो एक नाउन है। ठीक है, गिव मी सम एडवाइस में ये लगता है। एडवाइस का मतलब डू नॉट एडवाइज मी, उसमें ये लगेगा, समझ रहे हो। वर्ब की जगह SE यूज होता है, नाउन की जगह CE यूज होता है। तुम लोग सब उल्टा पुल्टा करते हो इसमें। एडवाइज इज अ वर्ब, जैसे आई एम ट्राइंग टू एडवाइज यू, वहां ये SE लगेगा। एंड इफ आई से आई डू नॉट नीड योर एडवाइस, तो उसमें क्या है, क्या इसमें एडवाइस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन नहीं है। मुझे तुम्हारी एडवाइस की जरूरत नहीं है, इसमें क्या एडवाइस वर्ब है। No, ma'am. नहीं, इसमें एडवाइस नाउन है, क्योंकि एडवाइस की जरूरत नहीं है। तो नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग और बिहेवियर, है कि नहीं। तो मुझे जिस तरह घर की जरूरत नहीं है, कार की जरूरत नहीं है, उसी तरह तुम्हारी एडवाइस की भी जरूरत नहीं है। तो एडवाइस नाउन हो गया, वो एक सामान हो गया, है ना।
या बोलो मैम आप मुझे आपकी क्लास की जरूरत नहीं है, तो क्या क्लास वर्ब रहेगा? नहीं, इट विल बिकम अ नाउन। ठीक है, या मुझे आपकी टीचिंग की जरूरत नहीं है, देन टीचिंग विल बिकम अ नाउन। ऑल्दो टीच वर्ब होता है, लेकिन टीच में आईएनजी लगा देंगे तो टीचिंग नाउन हो जाता है। ये हम आईएनजी जब जब ये पढ़ेंगे कि वर्ब में आईएनजी लगाने से कैसे नाउन बनता है, तब पढ़ेंगे। लेकिन एडवाइस का नाउन है एडवाइस, सीई। ठीक है, तो एडवाइस अलग है, एडवाइस अलग है। एडवाइस यूज करते हैं जब आप उसको नाउन की तरह यूज करते हैं। तो अगर बोलोगे शी गेव मी गुड एडवाइस, ये होगा। ठीक है, अगला एडवाइस, एडवाइस, अब ये बताओ क्या होगा? एडजेक्टिव, advisable, एडवाइजेबल, एडवाइस। ठीक है, सलाह देने लायक है। बोलो ही इज अ गुड लिसनर। ठीक है, he is a good listener and his behavior is nice. If he is in a problem, maybe he is advisable. अगर वो कभी प्रॉब्लम में पड़ जाता है तो शायद वो एडवाइस देने लायक है। सारे सेंटेंस इजी बन रहे हैं, छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ। जहां वर्ब से काम न चले वहां नाउन या एडजेक्टिव से काम चलाओ, उसी चीज के सेम सेंटेंस का। ठीक है, इट विल कीप योर लाइफ सिंपल। अगला है, मैम हाँ बेटा, मैम एक बार एडवाइस और एडवाइस में एसई और सीई में फिर से डिफरेंस बता दीजिए। ये एक वर्ब है। जैसे इफ आई से दैट इट इज अ वेस्ट टू एडवाइज यू, तुम्हें सलाह देना व्यर्थ है। ठीक है, यस मैम। ठीक है, या फिर ही इज he is advised to take care. यस, ही इज एडवाइज्ड टू टेक केयर, यानी उसको सलाह दी गई है कि वो मतलब अपनी अपनी टेक केयर करे। ठीक है, या अगला है डॉक्टर एडवाइज्ड टू वॉक रेगुलरली। इन सब में एडवाइज एक वर्ब है। ठीक है, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, सेकंड फॉर्म लगी है, पैसिव में थर्ड फॉर्म लगी है, सेकंड फॉर्म लगी है, इधर फर्स्ट फॉर्म लगी है। इसका मतलब है एडवाइस देना किसी को। ठीक है, वहीं पर अगर एडवाइस लिखा होगा तो एडवाइस एक नाउन है। जैसे आई लाइक योर एडवाइस, मुझे तुम्हें सलाह पसंद आई। यहाँ एडवाइस एक सलाह है, एक तरह की चीज है, इट्स नॉट वर्ब, है ना? ये बोला मैंने, आई लाइक योर Okay. एडवाइस। या फिर डू नॉट गिव मी योर एडवाइस, मुझे तुम्हारी एडवाइस की जरूरत नहीं। ठीक है, यहां पर भी क्या है, जैसे कि डू नॉट गिव मी योर पेन, डू नॉट गिव मी योर कार, उसी तरह एडवाइस हियर इज एन कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट वो नाउन है जो है तो कोई चीज लेकिन ना दिखते, ना दिखाई देते हैं, ना टच किया जा सकता है, फिजिकल नहीं है ना, उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। उसमें आपकी गिल्ट हो सकती है, आपकी हैप्पीनेस हो सकती है, आपकी एडवाइस हो सकती है, आपका ब्रेन हो सकता है। ठीक है, तो एक ऐसी चीज उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं जो हमें दिखती नहीं है। तो एडवाइस उस तरह की है। समझ आ गया कनिष्का और बाकी लोग? यस मैम। yes ma'am, ठीक है, तो एडवाइस, एडवाइज्ड, एडवाइजेबल। ठीक है, कुछ हेल्प हो रही है बेटा? yes ma'am, यस जब मैम। चीजों से हेल्प होनी बंद हो जाए तो टेल मी, मे बी आई विल स्विच इट, कुछ और नया सिखाऊंगी जिससे हेल्प होगी। ठीक है, वरना इंग्लिश तो अनंत है, सीखते ही रहेंगे। ठीक है, अगला ए से खत्म होती है अब हमारी कहानी। अब हम आते हैं, जो बच गए हैं थोड़े बहुत, उन्हें हम आईएनजी में सीख लेंगे कि किस तरह से नाउन बनाते हैं। ठीक है, वर्ब के थोड़े बहुत। अगला हम पढ़ेंगे बी की तरफ। बी में नहीं अभी थोड़े तो बचे हैं, चलो थोड़े बच्चे 4-5 और कर लेते
एमास क्या है इसका मतलब? फंस गए सारे बच्चे। दूसरा है इसका जो नाउन है दैट इज मास, और इसका जो एडजेक्टिव है दैट इज मैसिव। बताओ 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 बताओ। एमास का मतलब है बहुत सारा इकट्ठा करते जाना। जैसे मैं बोलूं ही amassed a lot of wealth, कितना सारा पैसा इसने इकट्ठा कर लिया। समझ आ रहा है? इज इट मेकिंग सेंस? यस मैम। उसी का नाउन होता है मास। जीवन भर से तुम्हें मास पता है लेकिन एमास आज तक पता नहीं। एमास का मतलब है amassed a lot of wealth, इतना पैसा इकट्ठा कर लिया। जब ढेर सारी चीजें आप इकट्ठा करते हो तो वर्ब यूज होती है amass। ठीक है, तो ये ढेर भर इकट्ठा करना देख लो, ऐसे याद रहता है। मैं भाई कैसे इंग्लिश पढ़ा रहे। ढेर भर इकट्ठा करने को बोलते हैं अमास। मास का मतलब क्या है? शी हैज अ मास ऑफ वेल्थ। अमास तो है इकट्ठा करना, क्या है? ही हैज मास ऑफ वेल्थ। ठीक है, या फिर देयर वाज अ मास गैदरिंग। यहाँ पे भी मास का मतलब होता है ढेर सारे लोग, समझ गए? तो ढेर सारा या तो लोग हो सकते हैं, तो इसलिए गैदरिंग। अ मास वेल्थ हो सकती है, या फिर गैदरिंग। अ मास में ये ए मास नहीं है, ये आर्टिकल है। ठीक है, तो क्या कर सकते हो? इट वॉज अ मास गैदरिंग। ठीक है, मास यानी बहुत बड़ी गैदरिंग थी लोगों की, बहुत सारे लोग जमा थे। मैसिव सुना है ना? मैसिव का मतलब होता है ढेर सारा इसका, लेकिन ये क्वालिटी है। क्या हो सकता है? मैम ये बोल सकते हैं क्या, हिज ग्रैंडफादर्स एसेट इज मैसिव? करेक्ट, ही हैज मैसिव एसेट्स, या फिर ही हैज मैसिव वेल्थ। समझ गए? तो एसेट एक नाउन है, उसके पीछे तुमने एडजेक्टिव लगा दिया मैसिव, यानी बहुत सारा पैसा है। ठीक है, हिज ग्रैंडफादर हैज मैसिव वेल्थ का मतलब पैसा है, लेकिन मैसिव है, बहुत सारा है, तो मैसिव एक एडजेक्टिव है, यूज कर लोगे। मास का Yes. मतलब लोग, ढेर सारा लोग या ढेर सारा सामान। ठीक है, अ मास ऑफ अ मास ऑफ आइटम्स वर देयर। ठीक है, या फिर मैसिव का मतलब बहुत बड़ा, तो बोलोगे मैसिव आइटम वाज देयर। तो मैसिव का मतलब ढेर सारे बड़े बड़े या एक बहुत बड़ा आइटम। ठीक है, प्रेजेंट है, तो मैसिव एक तरह का एडजेक्टिव है, आप किसी के साथ भी लगा सकते हैं। जैसे किसके बारे में बात करें? अंबानी के बारे में। अंबानी हैज अमास्ड अ लॉट ऑफ वेल्थ। अंबानी ने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया है। हर एम्पायर इज मैसिव। उसका जो एम्पायर है वो बहुत बड़ा है, एंड मैसिव है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस मैम। तो ये तीनों वर्ड इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं जब इसको नाउन की तरह यूज करोगे। या फिर तुम ये भी बोल सकते हो कि ही हैज अ मास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। करेक्ट, तो मास मतलब ढेर सारे एम्प्लॉइज, वहां मास नाउन यूज हो गया। जहां पर तुम चाहो मैसिव, तो हिज वेल्थ इज मैसिव, तो वहां पर तुम्हें एज एन एडजेक्टिव यूज करना पड़ेगा कि मैसिव एम्पायर क्रिएट किया हुआ है इसने, है ना? एमास का मतलब इकट्ठा करना। मैम तो किसी यूज तो हम कोई सा भी कर सकते हैं ना? कोई सा यूज कर सकते हो सेंटेंस, एक ही सेंटेंस को तीन तरह से बना सकते हो। अंबानी हैज अमास्ड अ लॉट ऑफ वेल्थ, इसका मतलब भी यही है कि उसने बहुत सारा इकट्ठा कर लिया है। दूसरा मतलब है ही हैज अ मास नंबर ऑफ एसेट्स। मास तो ढेर सारा ही होता है ना, उसके आगे नंबर भी लगाना पड़ेगा। तो ही हैज अ मास नंबर ऑफ एसेट्स मतलब उसके पास बहुत सारे नंबर के एसेट्स हैं। दूसरा, ही हैज क्रिएटेड अ मैसिव एम्पायर, तो इसमें वर्ब तुमने क्रिएटेड लगा दी, अमास नहीं यूज की, वर्ब चेंज कर ली, लेकिन एडजेक्टिव को यूज कर लिया मैसिव की तरह कि ही हैज क्रिएटेड अ मैसिव एम्पायर। या फिर वर्ब नहीं लगाई तो ही हैज अ मैसिव एम्पायर, ये तो बी टाइप का सेंटेंस है, इसमें तो कुछ किया भी नहीं है। जैसे ही हैज अ कार, ही हैज अ लॉन, वैसे ही हैज अ मैसिव एम्पायर। तो क्या ये एक स्टैंडर्ड सेंटेंस नहीं है, ही हैज अ मैसिव एम्पायर? Yes. लेकिन ये बना केवल इज एम आर से है, वॉज वर से है, हैज हैव से है। इसमें अभी तक वर्ब का टिंज भी नहीं यूज हुआ है, समझ रहे हो? तो आज तुम लोग कोशिश करो कि ये जो नाउन वाली और ये जो एडजेक्टिव वाली लिस्ट है ना बेटा, इससे बनाओ, क्या बनाओ? बी टाइप के सेंटेंस, क्योंकि अगर वर्ब यूज करोगे तो टेंस यूज करना पड़ेगा। करेक्ट, तो वर्ब की जगह वर्ब के कौन से फॉर्म यूज करो? नाउन और एडजेक्टिव फॉर्म।
बी के साथ जिसमें तुम्हें वर्ब की जरूरत ही ना पड़े, और उससे ये तुम्हारे रिवाइज भी होने लग जाएंगे, क्योंकि वर्ब तो तुम ऑलरेडी जानते हो। प्रॉब्लम तुम्हें किसको जानने में हो रही है? उसके नाउन वर्जन को और उसके एडजेक्टिव वर्जन को यूज करोगे। आज मैं केवल एक पेज भेजने वाली हूँ, जितनी मैंने क्लास में करा दी है दैट आई एम डन। मुझे लग रहा है कि बाकी चीजें भी बहुत इजी हैं इसमें, इनके वर्ड एक बार गूगल कर लेना। एक पेज है, पूरा पेज मैं भेज रही हूँ, ठीक है। सिंस मेरा फोन अभी ऑफ हो गया है, तो बचे हुए जो 8-10 मीनिंग्स हैं वो मैं अभी नहीं कर सकती। आपको ए और बी केवल उन दोनों के ही नाउन और एडजेक्टिव फॉर्म को घर में आज यूज करना है पूरे दिन। अगर जो लोग पहले से टेंस मेरे से पढ़ चुके हैं वो चाहे तो वर्ब भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वर्ब के लिए क्या जरूरत पड़ेगी? हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब तो टेंस में मिलती है, इज, एम, आर, हैज बीन, हैव बीन। तो अगर आप वर्ब यूज करेंगे तो आपको टेंस बनाना पड़ेगा, करेक्ट। आई डू नॉट लाइक दिस, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम अमासिंग अ लॉट ऑफ वेल्थ। तो इस ये तो कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो जो लोग पहले टेंस पढ़ चुके हैं वो तीनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। और पूरा दिन यूज करके इनका यूज करके आपको सेंटेंस बोलना है। अगर किसी चीज का न कोई तुम अचानक अटक जाओ कि मैम ने ये क्या पकड़ा दिया हमको, 20-30-25 लेटर और बोलना तो पूरे दिन है, उसको फटाफट गूगल कर लो। और गूगल करके ये जरूर गूगल कर लेना कि उस वर्ब का नाउन और एडजेक्टिव क्या होता है, अपने लिस्ट में ऐड कर लेना, तुम्हारे ही काम आएगा। अपने लिए सीख रहे हो, दूसरे के लिए नहीं ना। तो हो सकता है कि पूरे दिन में 10-15 वर्ड तुम्हें ऐसे मिल जाएं जो रेगुलर यूज होते हैं, क्योंकि यहाँ पर तुम यूएन असेंबली का डिबेट तो वो करोगे नहीं पूरा दिन, नॉर्मल बातें बोलोगे। नॉर्मल बातों में अगर किसी चीज में अटक रहे हो तो समझ जाओ कि वो बहुत जरूरी वर्ड है, लेकिन तुम्हें नहीं आता, क्योंकि नॉर्मल बातों में वो वर्ड यूज होता है लेकिन तुम्हें उसके बारे में नहीं पता। तो उस वर्ड को तुरंत गूगल करो, आलसी हो तो गूगल वॉइस सर्च से ही कर लो और तुरंत फटाफट लिख लो उसको वहीं पर कि ये तो मेरे बहुत काम का है, मुझे पता नहीं था। तो इस तरह से हो सकता है 10-15 वर्ड तुम्हें एक्स्ट्रा आ जाए। अगर कोई ऐसा काम कर ले, लिख ले, तो अगली क्लास मुझसे शेयर करो, या फिर कॉपी में अगर लिख लिया है तो दूसरों की हेल्प भी करो, उसको फोटो उसका ग्रुप पर डालो, ताकि जिन्हें नहीं पता है उन्हें भी पता चल जाए, ठीक है। हेल्प करोगे तो बहुत इंप्रूव तुम सारे के सारे कर जाओगे, और अगर आलस करोगे तो फिर ये 15 डेज भी बेटा वेस्ट हो जाएंगे, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। आई एम गिविंग इट अ फाइनल पुश, क्योंकि मुझे पता है कि 10th में ये मौका नहीं मिलेगा तुम लोगों को कि तुम लोग यहाँ पे ये चीजें सीख सको। फिर लेटर में रोगे, स्टोरी में रोगे, एसएसटी में रोगे, हर जगह ही रोगे, ठीक है। अभी आज केवल एक क्लास हुई है, बहुत क्लासेस हमारी बची हुई हैं, वी विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स देयर। आज के लिए हमने एक इंट्रो क्लास है, इसलिए मैं इसे बहुत ज्यादा नहीं रख रही हूँ ह्यूज, वरना तुम्हारा मनोबल टूट जाएगा। पहली क्लास ही 2 घंटे की हो गई, आगे कैसे चलेगा। मैं 15 मिनट्स पहले ही छोड़ रही हूँ आज की क्लास। आई होप कि इजी पीजी क्लास रही है, आराम से सीख लिया है, ठीक है। जो वर्ड कर लिए उनको आराम से यूज करो। मेरी तरफ से तुम लोगों को 15 मिनट्स का ब्रेक। अटेंडेंस मैम इस क्लास में नहीं होगी। हाँ बेटा,